मैं अजीत बहादुर आप सबका इस लाइव इंटरेक्टिव सेशन में स्वागत करता हूं, जहां पे हम आज बात करने वाले हैं कि भाई क्या हम सोलर से बिजली बना के मार्केट में या ओपन मार्केट में बेच सकते हैं। तो दोस्तों यही है आज का टॉपिक। और आज हमारे साथ जो एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं उनका नाम आप पिछली बार में ही हमने डिक्लेयर कर दिया था, दैट इज़ राज निरंजन सिंह सर है, जो इस टॉपिक के ऊपर हमारे साथ पूरी जानकारी शेयर करेंगे। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि भाई आप बने रहें एंड ये सब टॉपिक्स जो आज हम कवर करने वाले हैं वो सब एक एक करके हम लेने वाले हैं। तो बट आगे बढ़ने से पहले एक और चीज़ जानना चाहूँगा कि क्या आपको हमारी आवाज़ आ रही है या नहीं। जैसे कि हम हर बार कहते हैं कि भाई आपको चैट बॉक्स में बस लिख देना है कि भाई AV क्लियर, ऑडियो वीडियो क्लियर, मतलब कि हमें भी पता लग जाएगा कि भाई हाँ आपको हमारी आवाज़ आ रही है। और हाँ, एक बात और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, पहले ही बता देता हूँ कि भाई आपको अगर हमारा प्रोग्राम सही में अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे तालियों की आवाज़ तो सुनाई नहीं दे रही, लेकिन वहाँ पे एक लाइक बटन ज़रूर होगा। और हाँ, आपके मन में जो भी क्वेश्चंस होंगे वो भी हम लेंगे, बट यहाँ पे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो भी सर बताएंगे पहले आप उसे नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन इन द सेंस कि आप एक पेन और एक कॉपी ज़रूर लेके रखें। आगे बढ़ने से पहले चलिए मैं अपने जितने भी दोस्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं लिंक्डइन और हमारे फेसबुक के ऊपर और हमारे यूट्यूब के ऊपर, तो उन सबका धन्यवाद दे देता हूं। वेलकम टू दिस लाइव इंटरेक्टिव सेशन। लोयरा सोलर सॉल्यूशंस, जिलेंद्र जिलेंद्र हाँ, योगेंद्र सिंह गिरसे, चलो स्पेलिंग मिस्टेक अगर हो सकती है उसके लिए माफ़ी मांगूंगा, लेकिन आप सबका इस लाइव सेशन में स्वागत है। राजपूत जी, रविशंकर सिंह साहब, विकी नॉलेज सागा एंड रामविलास जी, आप सबका इसमें स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले एक और चीज़ बोलना चाहूँगा, हमारे जितने भी हमारे जो आज के जो सपोर्टर हैं दैट इज़ नोवासिस सोलर के बारे में। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भाई नोवासिस सोलर की फैक्ट्री के कुछ वीडियोस हमने ऑलरेडी हमारे चैनल के ऊपर डाल रखे होंगे और आप में से ज़रूर कई लोगों ने उसे देखा भी होगा। क्या है कि भाई ये सोलर मॉड्यूल्स बनते कैसे हैं, स्ट्रिंगर क्या होता है और EL टेस्टिंग क्या होता है, सन सिमुलेटर क्या होता है, बेसिकली सेल से लेकर मॉड्यूल ये पूरा जो सफ़र है ये कैसे तय होता है एक मॉड्यूल का, ये हमने अपने चैनल के ऊपर ऑलरेडी दे रखा है। तो आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि भाई नोवासिस सोलर आज की डेट में इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर्स इन सोलर मॉड्यूल्स। उनका नाम आपको LLM लिस्ट में मिल जाएगा एंड जो ऐसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये उनका ईमेल एड्रेस है, दैट इज़ novasisgreen.com और उनका फ़ोन नंबर है 7400083000। वहीं अगर हम प्रोडक्ट रेंज की बात करें तो यहाँ पे 40 वाट पिक से लेकर 540 वाट पिक तक के मॉड्यूल्स मिलते हैं एंड DCR, नॉन DCR, बाईफेशियल, मोनो, पॉली, कट सेल, सब तरीके के रेंज के प्रोडक्ट्स उनके पास अवेलेबल है। तो आपके अगर मॉड्यूल्स की या एक रिलायबल मैन्युफैक्चरर की तलाश है तो आप नोवासिस के ऊपर बेट कर सकते हैं। दे आर वन ऑफ द बेस्ट मैन्युफैक्चरर्स। मैंने उनकी फैक्ट्री विज़िट की हुई है और वो फैक्ट्री के विज़िट्स के वीडियोस आप में से भी कई जितने भी हमारे फ्रेंड्स हैं उन्होंने भी हमारे साथ ये फैक्ट्री विज़िट किया है। ऑलमोस्ट 100 लोगों का हमने फैक्ट्री विज़िट कराया था। साथ ही मैं एक और जानकारी देना चाहूँगा कि भाई नेक्स्ट मंथ दैट इज़ फरवरी में एक बड़ा एग्जीबिशन आने वाला है और शायद आप में से आप सबको कई मालूम होगा कि भाई गुजरात गांधीनगर में इंटरसोलर, इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट B2B शो, जहाँ पे नई नई टेक्नोलॉजीज़, नए नए प्रोडक्ट्स, एप्लीकेशन, सर्विसेज या सोलर से रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं वो वहाँ पे शोकेस की जाती है। तो आप में से जो लोग भी सोलर इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, काम करना चाहते हैं या सोलर प्रोडक्ट्स में इंटरेस्ट रखते हैं वो इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा ज़रूर उठाएं। इंटरसोलर गांधीनगर में ज़रूर विज़िट करें। 21, 22, 23 फरवरी उनका डेट है, गांधीनगर में उसका जगह है। तो अभी से बुकिंग करवा लीजिए क्योंकि बाद में मिलती नहीं है जगह। और हाँ, विजिटर्स रजिस्ट्रेशन ज़रूर करवा के आइएगा, आपका ही कीमती समय बचेगा। तो इंटरसोलर गांधीनगर है 21, 22, 23 और उसी तरह मार्च में भी एक एग्जीबिशन है जो कि पूना में है। पूना में भी इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट, पूना या कहते हैं कि भाई महाराष्ट्र में जितने भी लोग हैं वो इस एग्जीबिशन में विज़िट कर सकते हैं। इट्स महा सोलर एक्सपो, जो कि 2 और 3 मार्च को महालक्ष्मी लॉन्स पूना में हो रहा है और इसके जो सपोर्टर हैं या जो ऑर्गेनाइज़र हैं वो रे पावर हैं and this exhibition is supported by AREA, that is All India Renewable Energy Association।
उनका पूरा सपोर्ट मिल रहा है। आप में से अगर आप कोई एरिया के मेंबर हैं, आप अपना प्रोडक्ट, एप्लीकेशन या सर्विसेज को शोकेस करना चाहते हैं, तो आप इस एग्जीबिशन में शोकेस ज़रूर कीजिएगा, आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। तो चलिए अब हम अपने टॉपिक के साथ आगे बढ़ते हैं। आज के जो हमारे मेहमान हैं उनका इंट्रोडक्शन मैं करा देता हूं। तो सबसे पहले मैं उनको ऐड पिन राज सर, वंस अगेन थैंक यू। हाँ, आप हमारे चैनल के ऊपर आए और हमारे दर्शकों के साथ इस टॉपिक के ऊपर और भी जानकारी देने के लिए राजी हुए। वेलकम टू सोलो इज़ माई पैशन सर। आपका आवाज़ बंद है सर। हैप्पी नेटवर्किंग, हैप्पी लर्निंग एंड कीप शाइनिंग, ये मैसेज है आप लोगों का, आपके दर्शकों के लिए। तो बैक टू यू, वी कैन स्टार्ट द सेशन। जी, तो फ्रेंड्स, आप सबको राज सर की आवाज़ क्रिस्टल क्लियर आवाज़ आई। मैं एक और बार फिर से एकदम कंफर्म क्लियर कर देता हूँ, रतन विश्वकर्मा जी, डोंट स्पैम। आप एक ही चीज़ को 10 बार लिखेंगे तो मैं आपको हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, आप प्लीज़ इस लाइव सेशन से चले जाएं। हमें कोई स्पैमिंग की ज़रूरत नहीं है। आपके पास अगर सब्र नहीं है, सब्र नाम का चीज़ नहीं है, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप यहाँ पे ना रहें, ठीक है। हम यहाँ पे जो चीज़ बता रहे हैं वो चीज़ आप देखिए, ठीक है। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि भाई आप प्लीज़ स्पैमिंग ना करें। जो आज का टॉपिक है हम उसके साथ आगे बढ़ते हैं। एंड जो क्वेश्चंस हम लेने वाले हैं वो मैं पहले आपको बता देता हूँ कि भाई क्या हम बिजली सोलर से बना के बेच सकते हैं तो किसे बेच सकते हैं, क्या इसमें कोई मार्केट है, हाँ, ओपन एक्सेस में क्या होगा, क्या इसमें बीच में डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, और ये कई चीज़ें हैं, तमाम चीज़ें हैं जो हमें जानने की ज़रूरत होती है। तो एक एक करके हम आगे बढ़ते हैं। और हाँ दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि भाई जो टॉपिक्स हम आज कवर करने वाले हैं इसके ऊपर डेडिकेटेड किसी को ट्रेनिंग चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अगर लॉज, रेगुलेशन, पॉलिसी, प्रोसीजर, गाइडलाइंस के ऊपर किसी को चाहिए तो DGEF, हाँ, उनका यानी कि राज सर का ही ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग होती है। आप ज़रा पेन पेंसिल ले लीजिए और वेबसाइट जो मैं बता रहा हूँ आप उसे चेकआउट ज़रूर कीजिएगा। इट्स DGEF, D फॉर दिल्ली, G फॉर गोवा, E फॉर एलिफेंट, F फॉर फ्रांस, DGEF.in। यहाँ पे आपको इस ट्रेनिंग सेशन की पूरी जानकारी मिल जाएगी। एंड आप अगर लॉज एंड ये सब जानते हैं तो आपको डेफिनेटली फ़ायदा होने वाला है। और अगर और भी जानकारी चाहते हैं तो उनका ईमेल एड्रेस है registrar@gmail.com। हाँ, और फ़ोन नंबर भी मैं आपको बता देता हूँ, इट्स 8860635075। एक और बार नंबर बोल देता हूँ, इट्स 8860635075। यहाँ पे आप कॉल करके इस ट्रेनिंग सेशन के बारे में और भी जानकारी ले सकते हैं। तो सर, आगे बढ़ने से पहले ज़रा ये ट्रेनिंग के बारे में थोड़ा सा बता देंगे, क्या है, किसके लिए फ़ायदेमंद रहेगा? DGEF, डॉक्टर गोपाल एनर्जी फाउंडेशन, जैसे सर ने बताया, वेबसाइट है www.dgef.in। इस वेबसाइट पे सारी जानकारी है। और हमारी 2015 में मीटिंग हुई थी जहां पे रेगुलेटरी कमीशंस के मेंबर्स, चेयरपर्सन और अपेलेट ट्राइब्यूनल्स के जजेस आए थे। उन्होंने बोला इलेक्ट्रिसिटी लॉज में, लॉज, पॉलिसी एंड स्टैंडर्ड्स में जो पूरे सेक्टर को जानकारी का अभाव है और इसके कारण बहुत सारी चीजें डिले होती है। तो हम लोगों ने टू एम्पावर पावर प्रोफेशनल्स ये कोर्स शुरू करा था जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी लॉज ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्स। सबसे पहले रेगुलेटरी कमीशंस के ऑफिसर्स के लिए शुरू करा गया, उनके जजेस, उनके मेंबर्स के लिए शुरू करा गया। बट बाद में PSUs ने भी बोला सर कि भैया हमें भी ये जरूरत है, तो हमने उसको ओपन कर दिया PSUs और गवर्नमेंट के लिए। थर्ड स्टेज में वी ओपनड इट अप फॉर एवरीवन, whoever wants to become a solar entrepreneur, who wants to become a renewable power entrepreneur, he can join this course। उससे आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि आपको जो इंडिया का लॉ है, लॉ का मतलब जितने रेगुलेशंस हैं, रूल्स हैं, एक्ट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कहता है पावर सेक्टर के बारे में, सोलर सेक्टर के बारे में, ये पता चल जाएगा। सेकेंड, इसमें पॉलिसी भी डिस्कस होती है। सो पॉलिसी में सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है, स्टेट गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है, उसका भी ओवरऑल व्यू मिल जाता है। थर्डली, हम इसमें ये भी डिस्कस करते हैं स्टैंडर्ड्स
स्टैंडर्ड्स पूरे इंडिया में यूनिफॉर्म होते हैं, देयर इज अ डिफरेंस। लॉ एंड पॉलिसी में आपको स्टेट वाइज जाना पड़ता है, लेकिन स्टैंडर्ड्स में आपको स्टेट वाइज नहीं जाना पड़ता है। एक स्टैंडर्ड बन गया, पूरे इंडिया में वही स्टैंडर्ड अप्लाई होगा। तो ये 3 चीजें, इनके डाउट्स हम क्लियर करने की कोशिश करते हैं। तो होप दिस एड्स वैल्यू टू द सब्सक्राइबर। डेफिनेटली सर, हम सब इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और आगे जाने वाले दिनों में कई लोग और इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं। तो मेरा तो यही रिकमेंडेशन होगा कि भाई अगर आप सही में जिस रास्ते पे चलना चाहते हैं उस रास्ते के बारे में आपको पूरा जानकारी हो तो आपको ठोकर कम लगेगी या ठोकर लगेगी ही नहीं। लेकिन इतना तय बात है कि भाई जो गलतियां हमने इतने दिन में की है हम नहीं चाहते कि भाई आप भी वही रिपीट करें। नंबर एक और बार रिपीट कर देता हूँ, इट्स 8860635075 DGF। वहाँ पे आपको तिवारी सर मिलेंगे, वो आपको पूरी जानकारी दे देंगे। तो चलिए आज के सेशन के साथ आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है राज सर कि क्या हम सोलर से बिजली बना के बेच सकते हैं? सबसे बेस्ट चीज ये है कि सोलर इज अ स्केलेबल बिजनेस। 1 किलोवाट से लेकर के 1 लाख मेगावाट्स तक आपको अलाउड है, नो लाइसेंस रिक्वायर्ड, डी लाइसेंस्ड एक्टिविटी। सेक्शन 7 ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 का जो एक्ट था वो रेवोल्यूशन था पावर सेक्टर में। हम सबको उसने अलाउ करा कि किसी से लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है, बिना लाइसेंस के, बिना परमिशन के आप जाइए अपना जैसा भी 1 किलोवाट का सोलर पैनल लगाना चाहते हैं, 1 लाख मेगावाट का, मेगावाट बोल रहा हूं मैं सर, चलो 1 गीगावाट बोल देता हूं क्योंकि हमारे दर्शक बड़े इंटेलिजेंट है। तो 1 गीगावाट का लाइसेंस इज नॉट रिक्वायर्ड, डी लाइसेंस्ड एक्टिविटी नंबर 1। पर जो सवाल है सर का बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोगों ने ये सवाल पूछा है कि भाई सोलर पावर तो मैंने बना ली सर, लेकिन मैं बेचूं कैसे, कहां जाऊं इसको, कहां कौन से ऑप्शंस हैं अवेलेबल। तो जब 2003 में एक्ट बना था, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003, तो ये डिसाइड करा गया था कि हमारे 2 मार्केट्स होंगे पावर सेक्टर में। सरप्राइज, एक मार्केट नहीं है पावर सेक्टर में, 2 मार्केट्स है पावर सेक्टर में इंडिया में। और उन 2 मार्केट्स को, एक को बोलते हैं हम होलसेल मार्केट। जब हम मंडी जाते हैं होलसेल से खरीदते हैं सब्जी पे, 1 हफ्ते की सब्जी, 1 महीने की सब्जी साथ में खरीदते हैं, आप होलसेल मार्केट से खरीदते हैं। सिमिलरली दूसरा जो मार्केट है पावर सेक्टर में, खुरदुरा बाजार, रिटेल मार्केट, छोटा छोटा। अब काउंटर क्वेश्चन आपके सब्सक्राइबर ये पूछ सकते हैं सर कि अजीत जी, वो बोलेंगे राज सिंह निरंजन जी ये तो हम समझ गए कि होलसेल और रिटेल पर डिफरेंस क्या है। जी सर, हाँ। कैसे डिस्टिंक्शन करेंगे, ये होलसेल है ये रिटेल में हम काम कर रहे हैं। हाँ। 1 मेगावाट, आंसर है 1 मेगावाट। अगर 1 मेगावाट से ज्यादा का आप परचेज और सेल कर रहे हैं, आप होलसेल मार्केट में वर्क कर रहे हैं। 1 मेगावाट से नीचे आप सेल और परचेज कर रहे हैं, यू आर वर्किंग इन रिटेल इलेक्ट्रिसिटी मार्केट। सो अब ये क्लियर हो गया कि होलसेल और रिटेल। तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि आप किस मार्केट में वर्क कर रहे हैं, क्योंकि ये क्लियरिटी अगर आपको नहीं है तो थोड़ी सी दिक्कत है, वो आपको रास्ता क्लियर नहीं होगा। जी, तो मोटा मोटी इतना समझ लेते हैं कि भाई इतने तो तय बात है कि भाई हम सोलर से बिजली बना के बेच सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब द ओनली थिंग इस, यहाँ पे हमें मार्केट भी अपनी समझनी होगी कि भाई यहाँ पे जैसा होलसेल मार्केट है, रिटेल मार्केट है। तो होलसेल जैसा आपने बताया कि सर 1 मेगावाट एंड अबव के अगर कारोबार हो रहा है तो वो होलसेल मार्केट में होगा, और अगर 1 मेगावाट के नीचे होगा तो वो रिटेल मार्केट में होगा। तो सर यहाँ पे किलोवाट मार्केट, इसको आप किलोवाट मार्केट और मेगावाट मार्केट बोल सकते हैं। ओके, तो हाँ, थोड़ा और हाँ, तो और प्रिसाइज हो जाएगा कि भाई हमें तो किलोवाट एंड मेगावाट में मालूम है, अगर हमें किलोवाट में काम करना है या किलोवाट में कारोबार करना है तो दैट बिकम्स रिटेल, अगर मेगावाट में बात करना है तो इट बिकम्स होलसेल। तो सर अब बात आती है कि भाई जो मार्केट हमने अभी आइडेंटिफाई कर लिया है, इसमें फिर क्या क्या चीज़ें देखी जाती है कि हाउ डू वी सेल सोलर फ्रॉम कैप्टिव पावर प्लांट टू, एक स्ट्रक्चर क्या रहता है, मतलब क्या पद्धत को फॉलो करना होता है? सर इसमें एक बेसिक चीज मैं एक चीज बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए रिटेल मार्केट में, रिटेल फिर हम होलसेल डिस्कस कर लेंगे। रिटेल मार्केट में अगर इलेक्ट्रिसिटी बेचना है आपको तो 5 ऑप्शन है आपके पास इंडिया में। फर्स्ट ऑप्शन आपका ये है, जो चैनल है, मैं चैनल्स बोलूंगा इसको। फर्स्ट चैनल है सेल्फ कंजम्पशन। आप बिहाइंड, आपका डी लाइसेंस्ड एक्टिविटी है, लाइसेंस चाहिए नहीं आपके पास, आपकी जमीन है, आपका खेत है, आपका घर है, आप सोलर प्लांट लगाइए और सेल्फ कंजम्पशन कर लीजिए, आपको कोई नहीं रोक रहा।
आपको कनेक्टिविटी की जरूरत भी नहीं है, अलाउ अगर आपको चाहिए तो लीजिए, नहीं तो नहीं लीजिए, आप कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ये सेल्फ कंजम्पशन से क्या होगा, आप उतनी पावर अपनी बचा लेंगे अपनी फार्म हाउस के या अपने इंस्टीट्यूशन के या किसी के, बिहाइंड द मीटर जिसको आप बोलते हैं, बिहाइंड द मीटर सोलर प्लांट। तो चैनल 1 ये है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चैनल 2 है, वो है नेट मीटरिंग। सो पावर सेक्टर में टू एनकरेज एवरीवन टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, मैं रिटेल मार्केट में किलोवाट मार्केट की बात कर रहा हूं, किलोवाट, अभी किलोवाट मार्केट की 5 चैनल्स की बात कर रहा हूं, नेट मीटरिंग। सो उन्होंने ये बोला कि भाई देखिए, जितनी बिजली आप ग्रिड को देंगे और जितनी बिजली आप ग्रिड से लेंगे, इसको बोलते हैं एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। जितनी एक्सपोर्ट करेंगे और जितनी इंपोर्ट करेंगे, इसको नेट कर दिया जाएगा। नेट में जितने यूनिट्स बचेंगे उसका आपको बिल आ जाएगा। तो ये सबसे पहले ये सिस्टम शुरू करा, लेकिन डिस्कॉम्स थोड़े से सेटिस्फाइड नहीं थे इससे। डिस्कॉम्स का ये कहना था कि नेट मीटरिंग है वो जो है ना, ओवर वैल्यूड है प्राइस। जो भी पावर एक कंज्यूमर, जैसे आपने सोलर पैनल लगाया, आपने ग्रिड में इंजेक्ट करा, कुछ 100 यूनिट्स इंजेक्ट करे, 50 या 100 यूनिट्स आपने ग्रिड से लिए, तो जीरो हो गया नेट, तो कोई बिल नहीं आएगा। लेकिन डिस्कॉम सेटिस्फाइड नहीं थे। डिस्कॉम्स का ये कहना था कि जो पावर हम ले रहे हैं उनसे, वो ओवर वैल्यूड है। और ओवर वैल्यूड क्यों, उनका कहना भी सही था। और वो ओवर वैल्यूड क्यों है कि सर उनको कोई भी चार्जेस नहीं देना है, व्हीलिंग चार्जेस नहीं देना है उनको जो भी है फिक्स्ड कॉस्ट, हमारा जो डिस्कॉम को सेटअप करने का एक फिक्स्ड कॉस्ट होती है, भाई उसका क्या होगा, जितने भी सर चार्जेस, जितने भी सर चार्जेस हैं वो सब नहीं है ना, वो सब नहीं है। तो उन्होंने बोला इसका प्राइस कम होना चाहिए। तो उनका दूसरा कॉन्सेप्ट आया, गवर्नमेंट ने बोला कि चलो एक काम करते हैं, ग्रॉस मीटरिंग कॉन्सेप्ट कर लेते हैं। ग्रॉस मीटरिंग कॉन्सेप्ट है, 2 बिल्स रहेंगे। अब नेट मीटरिंग में क्या था, एक ही बिल था आपके पास, लिया दिया बराबर करा और हो गया आपके पास बिल। ग्रॉस मीटरिंग में उन्होंने बोला कि जो पावर आप इंजेक्ट करेंगे हमारी ग्रिड में या एक्सपोर्ट करेंगे, उसकी प्राइस अलग होगी, उसको बोलते हैं फीड इन टैरिफ। तो रेगुलेटरी कमीशन ने बैठ के बोला एक टैरिफ बना देते हैं, जितनी भी इंजेक्ट करोगे, जितने यूनिट्स इंजेक्ट करोगे, उसकी आप फीड इन टैरिफ ले लेना। दूसरा, जो पावर आप खरीदोगे वो रिटेल टैरिफ जो हम बनाते हैं उसके हिसाब से खरीद लोगे, और वो डिफरेंट हो सकती है। तो इसको ग्रॉस मीटरिंग में 2 बिल्स आप समझ लीजिए, एक सिंपल वे में 2 बिल समझ लीजिए। एक बिल आपको आता है जो आपने एक्सपोर्ट करा, एक बिल आता है जो आपने इंपोर्ट करा, दोनों के अलग अलग बिल्स होते हैं। लेकिन कंज्यूमर्स को इससे प्रॉब्लम थी ग्रॉस मीटरिंग से। कंज्यूमर बोलते थे ये कॉम्प्लिकेशन क्यों कर रहे हो आप भाई, हम जो बिल रेज करेंगे वो आप दोगे 3-4 महीने बाद, और जो आप बिल रेज करोगे आप बोलोगे 1 महीने बाद दे दीजिए। अपार्ट फ्रॉम दिस सर, आपको बीच में रोक रहा हूँ, ये ग्रॉस मीनिंग में एक और आता है कि भाई तुम लेने का भाव 7 रुपए और देने का भाव 3 रुपए, ये भी एक बड़ा वो था। यस, तो ये भी चैलेंज था। तो इसको सुविधाजनक बनाने के लिए थर्ड कॉन्सेप्ट अभी 2020-21 में आ गया, उसको हम बोलते हैं नेट बिलिंग। नेट बिलिंग का सिंपल ये कॉन्सेप्ट है कि भाई एक ही बिल आपको रेज होगा। नेट बिलिंग मतलब पैसे। जब अपन ग्रॉस मीटरिंग और नेट मीटरिंग की बात कर रहे हैं तब हम यूनिट्स में बात कर रहे हैं, पावर में बात कर रहे हैं। यहां पे हम रुपए में बात कर रहे हैं, पैसे में बात कर रहे हैं। यूनिट्स जो किलोवाट और जो भी यूनिट्स है आपके, उसमें बात कर रहे हैं पावर की, यहाँ पे पैसे में। तो उन्होंने बोला कि जितने पैसे आपको देना है और जितने पैसे हमें लेना है, उसका सम करके हम जो बचेगा वो हम आपको दे देंगे। ये थोड़ी सी विन विन सिचुएशन थी फॉर डिस्कॉम ऑल्सो, फॉर कंज्यूमर्स ऑल्सो। तो ये जो है ये फोर्थ। तो मैंने फर्स्ट बोला सेल्फ कंजम्पशन आप कर लीजिए, सेकेंड मैंने बोला नेट मीटरिंग आप लगा लीजिए, थर्ड मैंने बोला ग्रॉस मीटरिंग, फोर्थ मैंने बोला नेट बिलिंग कॉन्सेप्ट। ये तीनों डिपेंडेंट है डिस्कॉम में और रेगुलेटरी कमीशन में, आपके हाथ में नहीं है कुछ। इट इज नॉट योर राइट। रेगुलेटरी कमीशन ने जो बोल दिया वो आपको फॉलो करना है। डिपेंडेंट फर्स्ट वाला ऑप्शन है सेल्फ कंजम्पशन और इंडिपेंडेंट है। इट इज कॉल्ड एनर्जी फ्रीडम, आपके पास आजादी है। यहां पे आपको रेगुलेशन के हिसाब से चलना पड़ेगा, आजादी नहीं है। राइट टू ओपन एक्सेस नहीं है। अब आप पूछोगे मुझसे कि मेरे दोस्त, अब चलिए अजीत बहादुर एक कोने में रहते हैं पुणे के, मैं दूसरे कोने में रहता हूं। अजीत बहादुर जी के पास बड़ा सोलर पैनल है, वो यूएसए जा रहे हैं घूमने के लिए। उन्होंने बोला राज सिंह जी आप ले लीजिए मेरी बिजली, जब तक मैं यूएसए में हूं 1 महीने आप बिजली ले लीजिए। क्वेश्चन है 2 कॉलोनीज में या 2 फ्रेंड्स में क्या बिजली ट्रांसफर हो सकती है आज की तारीख में? क्या अजीत जी मुझे बिजली बेच सकते हैं? आंसर इज नो, नॉट अलाउड। एज रिटेल मार्केट में नहीं है अलाउड।
होलसेल मार्केट में अलाउड है, ठीक है। रिटेल मार्केट में तो आप नेट मीटरिंग, ग्रॉस मीटरिंग, सेल्फ कंजम्पशन, नेट बिलिंग कर सकते हैं, अलाउड है। लेकिन जो ये फिफ्थ कॉन्सेप्ट, उसके एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं और उस एक्सपेरिमेंट को बोलते हैं पीयर टू पीयर इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर। सो मैं यहां रहता हूं, मेरी बहन चाणक्यपुरी में रहती है, और जब मैं बाहर हूं या मेरी बहन बाहर है, उसने बोला कि भैया आप ले लेना बिजली मेरी, वो अलाउड हो जाएगा थोड़े दिनों में। इट इज अ वर्क इन प्रोग्रेस। सेल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम वन पर्सन टू सेकेंड पर्सन और टू फ्रेंड इज वर्क इन प्रोग्रेस। इसके लिए रिसर्च करी गई है। यूपीपीसीएल जो मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड है और नॉर्थ दिल्ली टाटा पावर ने एक्सपेरिमेंट करा था। एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी को बुलाया जिसका नाम है लेजर एनर्जी सॉफ्टवेयर। उसने ब्लॉकचेन के माध्यम से ट्रांसफर करे इलेक्ट्रिसिटी और पैसे डिटरमाइन करे। तो जब ये टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो जाएगी तो रेगुलेटरी कमीशंस डिसाइड करेंगे कि किस तरह से ये ओपन एक्सेस लाना है डिस्कॉम में, रिटेल में। तो ये वर्क इन प्रोग्रेस है। लेकिन इसमें एक छोटा सा पॉइंट और भी है। ये जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया, नेट मीटरिंग, ग्रॉस मीटरिंग, नेट बिलिंग, ये कॉम्बिनेशन में भी अलाउ कर सकती है सरकार। तो अभी क्या है, एक रूल्स बने हैं, राइट ऑफ कंज्यूमर रूल्स। उसमें यह बोला गया है कि आप, रेगुलेटरी कमीशन को आजादी दी गई है कि आप नेट मीटरिंग तो मैक्सिमम जितना आपका लोड है उतने तक कर दो, उसके बाद ग्रॉस मीटरिंग अलाउ कर दो। अगर कोई ज्यादा सोलर प्रोड्यूस करना चाहता है, अगर ओवर साइजिंग करना चाहता है सोलर प्लांट का, आप उसको रोक क्यों रहे हो? तो नेट मीटरिंग, ये एक लिबर्टी दी है सर अजीत जी, अभी रिसेंटली लिबर्टी दी है वो रेगुलेटरी कमीशन को है। सो टू सम इट अप, 5 चैनल्स हैं आपके पास रिटेल मार्केट में। जी सर। इन 5 चैनल्स के कॉम्बिनेशंस भी हो सकते हैं। तो ये बिल्कुल क्लियर आपको पिक्चर दे देगा कि आप एज अ रिटेल मार्केट में वर्क कर रहे हो तो आपके पास क्या ऑप्शंस है। जी सर। तो ये तो सर ये तो बहुत सही हिसाब है और इसमें से कई चीज़ें आप में से कई लोग जानते भी होंगे। हाँ, इनफैक्ट बिहाइंड द मीटर इट्स वन ऑफ द बेस्ट कॉन्सेप्ट, जहाँ पे आपको लगता है कि भाई मैंने जो बनाया वो मेरे को इस्तेमाल करूँगा और मुझे कोई लेना देना नहीं है। तो आप ये एक ज़ीरो एक्सपोर्ट डिवाइस करके आता है, आप ज़ीरो एक्सपोर्ट डिवाइस करके बिहाइंड द मीटर जो भी सोलर से जनरेट हो रहा है आप उससे अपनी रिक्वायरमेंट फुलफ़िल कर सकते हैं। और ये बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है जहाँ पे दिन दिन में काम होता है। मिसाल के तौर पे बैंक दिन दिन में ही चल रहे हैं तो वो लोग इस्तेमाल कर लेते हैं। स्कूल हो गया, दिन दिन में ही चल रहे हैं, वो भी अपना बिहाइंड द मीटर कर लेते हैं। और कई ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो दिन में ही होती हैं, तो वहाँ पे ये बिहाइंड द मीटर कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरह चल रहा है। तो इसमें एक बस यही है कि भाई आपको बस इतना है कि भाई आप करवा सकते हो, डीजी के साथ भी सिंक्रोनाइज़ कर सकते हो, सोलर के साथ भी सिंक्रोनाइज़ कर सकते हो। द ओनली थिंग इज़ आपको डिस्कॉम को एक खातरी देनी होगी या माहिती देनी होगी या उनको एक इंटीमेशन करना होगा कि भाई हम ऐसी चीज़ लगा रहे हैं, सो दैट वो अपनी तरफ से सेफ्टी मेजर्स चेक करके आपको अलाउ कर देंगे। क्या होता है कि भाई आपका सिस्टम अगर ग्रिड फेलियर हो गया और आपका सिस्टम वहाँ चल रहा है तो उसके कारण कहीं कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, बस इतना ही ध्यान रखा जाता है। तो इसलिए ये जो बिहाइंड द मीटर का कॉन्सेप्ट है, आप ऐसे चोरी छुपे मत कीजिएगा, आप बता के कर लीजिएगा, सो दैट किसी का नुकसान ना हो, कहीं ज़्यादा उससे ज़्यादा झंझट वाली बात नहीं होगी। अब सर ने दूसरा जो चीज़ बताया कि भाई आपका नेट मीटरिंग तो आज की डेट में सबसे बेस्ट चीज़ है कि भाई आपका तो पैसा सबसे जल्दी वसूल होता है। नेट टू नेट जितना बनाया, जितना लिया, यूनिट टू यूनिट कंजम्पशन उसमें सेटलमेंट हुआ, और जितना अगर लिया ज़्यादा होगा तो आपको पे करना है, अगर दिया ज़्यादा होगा तो आगे क्वेरी फॉरवर्ड हो जाएगा। और इनफैक्ट ये तय बात है कि भाई अगर आप नेट मीटरिंग के साथ ये सिस्टम लगाते हो तो कई केसेस में आपका बिल कम, और बहुत सारे केसेस में तो इनफैक्ट ज़ीरो भी हुआ है। और कई केसेस में ये भी हुआ है कि भाई डिस्कॉम आपको पैसा भी दे रही है। तो इट्स वन ऑफ द बेस्ट कॉन्सेप्ट जो डोमेस्टिक सेक्टर में बहुत अच्छा चल रहा है, दैट इज नेट मीटरिंग कंज्यूमर्स के लिए बेस्ट है। अगर आपके स्टेट में नेट मीटरिंग है तो तुरंत सोलर लगवाइए। जी सर, हमारे तो महाराष्ट्र में तो नेट मीटरिंग है। इनफैक्ट सर सारे स्टेट में नेट मीटरिंग है। यूपी में भी डोमेस्टिक सेक्टर में नेट मीटरिंग है और बाकी गुजरात में भी नेट मीटरिंग है। अब तीसरी जो आपने बात बताई, ग्रॉस मीटरिंग, देने का भाव एक, लेने का भाव एक, देने का बिल अलग होगा, लेने का बिल अलग होगा। तो ये भी वही मार्केट का कॉन्सेप्ट है। नेट बिलिंग में भी सेम चीज़ है कि भाई इंस्टेड ऑफ यूनिट्स वो चीज़ पैसे में कन्वर्ट कर दी गई है कि भाई 700 रुपये। एक छोटी सी बात बोलूंगा मैं, ग्रॉस मीटरिंग बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है जो बिजनेस करना चाहते हैं। सो फॉर एग्जांपल, आपके पास घर खाली पड़ा हो या किराएदार से घर हो, आप उनको बिजली नहीं देना चाहते, किराया तो आप ले ही रहे हैं वहां पे, तो आप क्या कर सकते हैं, रूफटॉप में सोलर प्लांट लगा के ग्रॉस मीटरिंग पे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये जैसे आपके पास खाली फैक्ट्री पड़ी हुई है,
या आपके पास फैक्ट्री खाली भी नहीं है, आपने किसी को किराए पे दी है फैक्ट्री, वो फैक्ट्री चल रही है, उसके रूफटॉप राइट्स आपने अपने पास रख लिए, या आपने किसी सोलर कंपनी को दे दिए, तो आप क्या करोगे, ग्रॉस मीटरिंग आप उसको लगाओ और ग्रॉस मीटरिंग से एक्सपोर्ट करो पावर। तो आपके लिए एक तरह से आपको आपकी जो छत है उसकी भी वैल्यू मिल रही है पूरी की पूरी, आपकी जो खाली स्पेस है सिटी में आप उसका भी किराया ले रहे हो एक तरह से। जी तो सर, जो सोलर एंटरप्रेन्योर्स को इस हिसाब से भी सोचना चाहिए, दिमाग लगाना चाहिए कि ग्रॉस मीटरिंग जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं रेगुलेशंस में, अगर वो रेगुलेशंस उनको पता होंगे तो वो कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर सकते हैं वहां पे कि भाई आप अपनी रूफटॉप राइट्स अपने पास रखिए, अब जब लीज पे दे, और रूफटॉप से जो भी सोलर पैनल है आप अपने रेंटर जिससे रेंट ले रहे हैं उससे आप डिस्कस कर लीजिए। तो ये आइडिया भी अजीत जी आप बता सकते हैं अपने। जी सर, हाँ। और जो चौथा आपने बताया था रिटेल मार्केट का, दैट वाज नेट बिलिंग। नेट बिलिंग में वही कॉन्सेप्ट है कि भाई इंस्टेड ऑफ यूनिट टू यूनिट वाला हिसाब किताब, उसका पैसे में हिसाब किताब हो जाता है। एंड आखिरी जो पीयर टू पीयर वाली जो बात कर रहे हैं आप, इनफैक्ट इसके ऊपर हमने भी कुछ VNM का कॉन्सेप्ट सुना है सर, वर्चुअल नेट मीटर। वर्चुअल नेट मीटर में भी सेम वही कॉन्सेप्ट है। अगर आपका डिस्कॉम एक है, मैं जैसे महाराष्ट्र की बात करता हूँ तो महाराष्ट्र में MSEDCL इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट नेटवर्क, 80 to 90% जो कस्टमर्स हैं MSEDCL के पास हैं। तो आप अगर सेम नेटवर्क में हैं, सेम डिस्कॉम में हैं और आपके जगह पे आपके इंस्टॉलेशंस दो जगह पे लोकेशंस पे हैं, तो आप इंटर जो सेटलमेंट है वो वाला, मतलब कि मेरे पास बॉम्बे में फ्लैट है लेकिन मेरे पास जगह नहीं है, लेकिन मैं अमरावती में अपना एक सिस्टम लगा सकता हूँ और वहाँ से जो जनरेशन हुआ उसका मैं फ़ायदा उठा सकता हूँ। दैट इज़ VNM, वर्चुअल नेट मीटर। तो इसका भी कॉन्सेप्ट आ रहा है। तो दोस्तों ये 5 चीज़ें थी जो सर ने हमें बताई जो रिटेल मार्केट की थी। अब सर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट, दैट इज़ अपना होलसेल मार्केट। ज़रा उसके बारे में बता देंगे सर? तो स्केलेबल, मैंने बोला स्केलेबल है। आपने छोटा छोटा शुरू करा, 1 किलोवाट, 2 किलोवाट, 5 किलोवाट, 10 किलोवाट, आपने बोला कि भैया मेरा बिजनेस तो अच्छा चल रहा है, मेरी नॉलेज भी बहुत अच्छी है। अब आप मेगावाट लेवल पे आगे बढ़ जाते हैं। जब आप किलोवाट लेवल पे होते हैं तो आपका एक डिस्कॉम मार्केट होता है। अगर पीयर टू पीयर भी इंप्लीमेंट हो गया तो आप महाराष्ट्र के ही डिस्कॉम में दे सकते हो ना, दिल्ली में तो मुझे सप्लाई नहीं कर सकते इलेक्ट्रिसिटी, नहीं है ओपन एक्सेस। लेकिन अगर आप मेगावाट मार्केट में हो, होलसेल मार्केट में हो, तो पूरे स्टेट को, पूरे इंडिया को, इनफैक्ट इंटरनेशनल भी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर सकते हो। सो अपन डिस्कस करते हैं कि इसके चैनल्स कौन कौन से हैं। सो 3 चैनल्स हैं। जब आप होलसेल मार्केट में वर्क करते हो, देयर आर 3 चैनल्स। फर्स्ट चैनल इज सेल्फ कंजम्पशन, और फर्स्ट चैनल में एक और चीज ऐड हो जाती है। फर्स्ट चैनल में कैप्टिव पावर प्लांट और ग्रुप कैप्टिव पावर प्लांट आ जाता है, उसके कॉन्सेप्ट से पूरे के पूरे। सेकेंड चैनल जो अवेलेबल है आपके पास, डायरेक्ट सेल टू एंड कंज्यूमर। तो 1 मेगावाट, अभी हम 2 मेगावाट, चलिए आपके पास 2 मेगावाट का प्लांट है और 2 मेगावाट के प्लांट में आप महाराष्ट्र से असम में देना चाहते हैं बिजली। इट इज परफेक्टली ओके, इट इज अलाउड, इट कैन बी ट्रांसफर्ड, ट्रांजैक्टेड इन द होलसेल मार्केट। लेकिन आपको अप्लाई करना पड़ेगा ओपन एक्सेस का पूरा कॉन्सेप्ट, कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएंगे। यहां पे आपको डील करना था डिस्कॉम से, सिर्फ आसानी थी आपके पास। अब आपको 30 की चेकलिस्ट बनानी पड़ेगी। 30 चार्जेस जो हैं, चाहे वो क्रॉस सब्सिडी, ओपन एक्सेस चार्जेस, स्टैंड बाय चार्जेस, ट्रांसमिशन, व्हीलिंग चार्जेस, वो लिस्ट है पूरी की पूरी। इसका एक अलग से एक वीडियो भी है, वो आप लोग सब चैनल पे देख सकते हैं, अवेलेबल है। अजीत जी को बोलूंगा उसका लिंक प्रोवाइड कर दे। एनर्जी डायलॉग विद राज सिंह निरंजन इज अ चैनल ऑन लॉ, पॉलिसी एंड स्टैंडर्ड्स। उसमें पूरा डिटेल्ड वीडियो है इसका कि कौन कौन से 30 चेकलिस्ट अवेलेबल है। तब आप ओपन एक्सेस इजीली कर सकते हो एंड पूरे वर्ल्ड में जहां जहां ट्रांसमिशन लाइन गई है इंडिया की, वहां वहां इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई कर सकते हो, एक्सपोर्ट कर सकते हो। दूसरा चैनल ये, लेट अस अज्यूम आप मेहनत नहीं करना चाहते, ये मेहनत वाला काम है, सबसे सेकंड वाला सबसे मेहनत वाला काम है, लेकिन आप मेहनत नहीं करना चाहते तो थर्ड चैनल है। थर्ड चैनल इज इंटरमीडियरीज। जो पावर सेक्टर के इंटरमीडियरीज हैं, पावर सेक्टर 5 चीजें, जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रेडिंग एंड सप्लाई, ये 5 चीजें मिलकर पावर सेक्टर बनता है। ठीक है, अभी 2022 तक ये डेफिनेशन सही थी, 5 चीजें, लेकिन 2022 में अमेंडमेंट करा गया रूल्स में और एक और चीज ऐड करेगी पावर सेक्टर में। तो आज अगर मैं और आप बात करेंगे कि पावर सेक्टर क्या है, तो मैं बोलूंगा 6 चीजें हैं, जनरेशन, एनर्जी स्टोरेज, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रेडिंग एंड सप्लाई, ये 6 चीजें। अब आप जनरेटर हो, फर्स्ट स्टेज में हो, इंटरमीडिएरीज कौन बन सकते हैं आपके? एनर्जी स्टोरेज, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रेडिंग एंड सप्लाई। ट्रांसमिशन को बिजनेस करना अलाउड नहीं है, इट इज नॉट अलाउड।
ना ट्रेडिंग कर सकता है, ना बिजनेस कर सकता है, वो सिर्फ ट्रक है। इट कैन ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रॉन्स, लेने देने का काम। ट्रांसमिशन। जी सर बोलिए। लेने देने का काम मतलब कि ट्रांसमिशन जैसा उसका वर्ड से ही पता लग रहा है कि भाई आपका काम तो है कि भाई यहाँ से उठाओ और वहाँ पे दे डालो। नहीं, उसको मना करा गया है एक्ट हाँ। में। उसको मना इसलिए करा गया है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं हो जाए। जी तो जी। उनको ट्रांसमिशन को बोला है भैया आप रहने दो, आप बिजनेस में मत जाओ, आप कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट मत क्रिएट करो कि किसी से सस्ती लेनी है या ट्रांसमिशन इसका पहले और इसका बाद में, इसका लूंगा नहीं लूंगा। ओपन, आप सबके लिए बराबर रहो। शेड, आप शेड, जैसे रोड्स हैं जी। रोड्स आर शेड असेट। भाई कोई भी चाहे, आप प्रोवाइडेड यू पे टॉल, आपको अलाउड कर देंगे जाने का। आप चाहे अजीत जी की गाड़ी हो, चाहे राज सिंह निरंजन जी की गाड़ी हो, चाहे किसी भी हमारे सब्सक्राइबर की गाड़ी हो, आप एक्सप्रेस वे पे जा रहे हो, आप टॉल पे करो, आपको अलाउड है। सिमिलरली जो ट्रांसमिशन वायर्स आप देखते हो उसको समझो रोड की तरह, सबको अलाउड है अपने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसपोर्ट करने का, लेकिन आप प्रोवाइडेड यू पे टॉल, टॉल का नाम है ट्रांसमिशन चार्जेस। तो सिंपल है, इसलिए उसको बोला है कि भाई रोड आप इन्वेस्ट मत, आप इसमें चक्कर में मत पड़ो। तो इसलिए आपके अब कम हो गए आपके, अब क्या हो गया, आपके जनरेटर तो आप खुद हो, अब आपके हो गए ट्रेड, इलेक्ट्रिसिटी ट्रेडर, इलेक्ट्रिसिटी सप्लायर, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, और उसके बाद स्टोरेज कंपनीज, और पांचवी है पावर एक्सचेंजेस। ये इंटरमीडियरीज हैं। इन इंटरमीडियरीज से आप इलेक्ट्रिसिटी बेच सकते हो। इन इंटरमीडियरीज में भी थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट होते हैं जो मे भी हम लोग अभी डिस्कस करेंगे कि किस तरह से होते हैं। तो 3 चैनल हैं। चैनल 1 इज सेल्फ कंजम्पशन, कैप्टिव, ग्रुप कैप्टिव पावर। चैनल 2 इज डायरेक्ट सेल टू द एंड कंज्यूमर। थर्ड चैनल इज थ्रू इंटरमीडियरीज। ये है कॉन्सेप्ट जहां आप इलेक्ट्रिसिटी बेच सकते हो। जी सर, एकदम सही बात है। फ्रेंड्स, मैं आप सबके क्वेश्चंस का सब एकदम बेसब्री से इंतज़ार करूंगा, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि भाई हमारे लिंक्डइन के कई फ्रेंड्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कमल जौली जी, फिर रविंद्र सिंह जी, सचिन छाबरा साहब, सुनील एस जी, आप सबका भाई इस लाइव सेशन में स्वागत करता हूं। एंड आप सबके भी क्वेश्चंस लूँगा एंड धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ तक तो हमने समझ लिया कि भाई हाँ, हम ये सिस्टम, ये बिजली बना के बेच सकते हैं। रिटेल मार्केट हमने समझा एंड होलसेल मार्केट समझा, होलसेल मार्केट में कैसे कैसे क्या होता है। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, बट आगे बढ़ने से पहले फिर मैं एक और बार अपने चीज़ बताना चाहूँगा कि भाई आपको अगर ये लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस, इन सब के ऊपर और भी अच्छी तरीके से प्रॉपर ट्रेनिंग चाहिए तो इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग की व्यवस्था है। अपार्ट फ्रॉम दिस, राज निरंजन सिंह का एक प्रॉपर यूट्यूब चैनल भी है जहाँ पे ऐसी बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव चीज़ें हैं। जैसा कि अभी सर ने मैं बताया कि भाई अगर मुझे ओपन एक्सेस में यहाँ से वहाँ बिजली लेके जानी है तो कितने टाइप के चार्जेस लगते हैं। ओपन एक्सेस में मतलब कि व्हीलिंग चार्जेस होता है, लॉसेस होते हैं, जैसा हमने टोल की बात की, या फिर हम क्रॉस सब्सिडी चार्जेस की बात कर रहे हैं, ऐसे कई ऑलमोस्ट 30 सर ने बताया। तो ये कहाँ और किसे एप्लीकेबल रहेगा, ये सारा का सारे ऊपर कई वीडियोस ऑलरेडी पड़े हुए हैं। तो आप पहली बात तो वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं। इट्स फ्रीली अवेलेबल ऑन यूट्यूब चैनल। अपार्ट फ्रॉम दिस, यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि भाई जो लोग इसमें एक प्रॉपर लाइन से इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, सीखना चाहते हैं कि भाई क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, किधर होता है, तो वहाँ पे एक ट्रेनिंग भी है। उसके पूरा इन्फॉर्मेशन आपको DGEF की वेबसाइट dgef.in, ये उनकी वेबसाइट है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम से दिस, यहाँ पे भी बताऊँ कि भाई हमारा जो ट्रेनिंग सेशंस रहते हैं आई गो ग्रीन के, तो वहाँ पे भी हम ये चीज़ें बताते हैं कि भाई कैप्टिव क्या होता है, ग्रुप कैप्टिव क्या है, ओपन एक्सेस क्या है। तो ये सारी चीज़ें अगर चाहिए तो इसके लिए एक प्रॉपर ट्रेनिंग भी अवेलेबल है, आप चेकआउट कर सकते हैं। अब सर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ, हाँ, कि अब हम बात कर लेते हैं कि भाई हम मेगावाट लेवल पे पहुंच गए हैं। मेगावाट लेवल में हम ये कैसा, हाउ डू वी सेल पावर थ्रू ओपन एक्सेस एंड व्हाट आर द पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड। कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा अगर हम ओपन एक्सेस में ये बिजली बेचना चाहें। यहाँ पे एक क्वेश्चन और उठता है कि ये रेट कौन डिटरमाइन करेगा सर। मैं तो चाहूँगा कि भाई सबसे ज़्यादा मुझे मिले। सर आपका माइक सर, माइक। एक्सीलेंट क्वेश्चन जी सर। तो अब क्वेश्चन ये है कि सर प्राइस कौन डिटरमाइन करेगा। ठीक है, मेरे पास 2 मेगावाट का प्लांट है कहीं भी किसी भी स्टेट में, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ये अपना गुजरात, लेकिन
प्राइस टैरिफ कैसे डिटरमाइन, टैरिफ कैसे आइडेंटिफाई होगा? टैरिफ आइडेंटिफाई होगा थ्रू नेगोशिएशंस, इट इज कॉल्ड टैरिफ बाय नेगोशिएशन, अलाउड है। सो अगर कोई भी कंपनी, अगर आपकी एक कंपनी बैंगलोर में है जिसको 2 मेगावाट पावर चाहिए और आपका जो सोलर प्लांट है वो गुजरात में है जिसके पास 2 मेगावाट सोलर स्पेयर पैक कैपेसिटी है, दोनों आपस में बैठेंगे और टैरिफ बाय नेगोशिएशन करेंगे। रेगुलेटरी कमीशन के पास जाने की जरूरत नहीं है आपको। इट इज अलाउड एक्टिविटी इन द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट सेक्शन 49, टैरिफ बाय एग्रीमेंट। ठीक है, आपने टैरिफ बाय एग्रीमेंट तो कर लिया, लेकिन क्या कोई और चार्जेस नहीं है चार्जेस बहुत सारे। आप सिर्फ जो एनर्जी चार्जेस है उसका एग्रीमेंट कर रहे हैं। आप उसको बोल रहे हैं कि ठीक है मैं 2, 4, 5, 6, 7, 8 जो भी आपकी नेगोशिएशन है वो 40 रुपए में भी आपसे खरीद सकता है यूनिट, आपको 10 पैसे में भी खरीद सकता है यूनिट, 1 पैसे में भी खरीद सकता है, वो आप दोनों की मर्जी है, वो टैरिफ बाय एग्रीमेंट है, वो तो ठीक है। लेकिन आपने प्राइवेट एंटिटी को, आप भी प्राइवेट एंटिटी है, वो भी प्राइवेट एंटिटी, टैरिफ बाय नेगोशिएशन, लेकिन आपको उसको ट्रांसपोर्ट भी तो करनी पड़ेगी। वहां पे ट्रांसपोर्ट करने के लिए आपको बहुत सारी सर्विसेज की जरूरत है। सो फर्स्ट सर्विस आपको जरूरत है शेड्यूलिंग। भाई ग्रिड में आप इंजेक्ट करोगे किसी को और ग्रिड से कुछ भी आप बाहर निकालोगे तो ग्रिड की स्टेबिलिटी पे इंपैक्ट पड़ेगा। अब उस स्टेबिलिटी को मेंटेन करने का जो काम है वो लोड डिस्पैच सेंटर करते हैं। सो चित्रगुप्त जैसे हिसाब किताब रखता था, चित्रगुप्त है ना सर हमारे, वो हिसाब किताब रखते हैं हमारे कर्मों का, कितने अच्छे और कितने बुरे कर्म किए हैं। सिमिलरली हमारे इंडिया में जो पावर सेक्टर के जो चित्रगुप्त है वो लोड डिस्पैच सेंटर है, उनकी भी हायरार्की है। स्टेट लेवल पे हम बोलते हैं स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर, रीजनल लेवल पे बोलते हैं रीजनल लोड डिस्पैच सेंटर, नेशनल लेवल पे बोलते हैं नेशनल लोड डिस्पैच। इन तीनों को मिला के मैं बोलूंगा लोड डिस्पैच सेंटर। अब ये जब हिसाब किताब करने का काम रख रहे हैं तो उनको कुछ पैसे चाहिए होंगे, उनको एम्प्लॉइज को सैलरी देनी है, वो चार्ज आपको देना पड़ेगा, क्योंकि आप हर 15 मिनट में कितनी इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोर्ट करने वाले हो ग्रिड पे वो आप उनको बताओगे। सिमिलरली जो बैंगलोर में अगर हम अज्यूम करें वहां पे बंदा है आपका, उसको जो इलेक्ट्रिसिटी आप ग्रिड से कितनी लेगा वो आप 15-15 मिनट में कितनी ले रहा है वो आप बताओगे। अब वो हिसाब किताब रखने के चार्ज लेंगे, उस चार्ज को बोलते हैं हम लोग शेड्यूलिंग एंड सिस्टम ऑपरेटिंग चार्जेस। तो आपको अपने एनर्जी चार्जेस में शेड्यूलिंग एंड सिस्टम ऑपरेटिंग चार्जेस जोड़ने पड़ेंगे। ये तो ठीक है, लेकिन भाई उसको ट्रांसपोर्ट भी तो करना है। सो ट्रांसपोर्ट करने के लिए आप इंटरस्टेट ट्रांसमिशन लाइन और इंट्रा या विद इन द स्टेट ट्रांसमिशन लाइन यूज करोगे। तो ट्रांसमिशन लाइन इज अ ट्रक, वो आपके इलेक्ट्रॉन्स को लेगा, आपको ट्रांसपोर्ट कर देगा इलेक्ट्रॉन्स। अब अगर बॉम्बे से दिल्ली आपका ट्रांसफर हुआ है, आप ट्रक वाले को सामान दे देते हो तो वो सामान ट्रक वाले का नहीं हो जाता, सामान तो आपका ही रहता है, ट्रक सिर्फ आपसे सर्विस चार्ज लेता है। तो वैसे ही ट्रांसमिशन चार्जेस, तो आपको ये देखना पड़ेगा ट्रांसमिशन चार्जेस कैसे होते हैं। ट्रांसमिशन चार्जेस में भी कॉम्प्लिकेशन है, क्योंकि आपको नेशनल ट्रांसमिशन लाइन भी यूज करनी पड़ सकती है और स्टेट ट्रांसमिशन लाइन भी यूज करनी पड़ सकती है। नेशनल ट्रांसमिशन लाइन आप यूज करोगे तो उसको पीओसी, हम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं क्योंकि हम सब लोगों को भी तो फीस चाहिए ना, पीओसी देना पड़ेगा। और अगर स्टेट ट्रांसमिशन लाइन यूज करनी है तो ट्रांसमिशन चार्जेस देना पड़ेगा। लेकिन आपका जो क्लाइंट है वो तो डिस्कॉम के नेटवर्क से कनेक्टेड है, तो वो बोलेगा ठीक है ट्रांसमिशन तो आ गई है डिस्कॉम के एरिया तक, लेकिन डिस्कॉम बोलेगा कि भाई मेरी भी तो ट्रांसमिशन आप यूज कर रहे हो। तो आप बोलोगे एक काम करो, व्हीलिंग चार्जेस दे दो। व्हीलिंग चार्जेस और ट्रांसमिशन चार्जेस में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जब 33 kVA से ऊपर की लाइन में जब इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसपोर्ट करते हो तो हम उसको बोलते हैं ट्रांसमिशन चार्जेस। जब 33 kVA की नीचे की लाइन में आप ट्रांसपोर्ट करते हो इलेक्ट्रॉन्स, आप समझ लीजिए बड़े ट्रक और छोटे जो टेम्पोस रिटेल जो बांटते हैं, तो वो उसको हम बोलते हैं व्हीलिंग चार्जेस। ठीक है, तो वो आपको देना पड़ेगा। फिर आप एक चीज बताओ ना, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी तो सब पे एप्लीकेबल है। डिस्कॉम के केस में तो वो बिल में लग के आ जाती है, लेकिन अब इस केस में वो बिल में तो लग के आ नहीं रही है, आपको अलग से रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी कि ये मेरी इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी है कंजम्पशन की उस बंदे को। जहां पे कंजम्पशन, रिमेंबर जो जनरेटर के स्थान पे आपको इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी नहीं देनी है। आप जनरेटर कहीं भी कर रहे हो, आपको इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी देनी है जहां पे कंजम्पशन हो रहा है। ठीक है, सो अगर करना, मैं एग्जांपल के तौर पे बोल रहा हूं सर, आप किसी भी स्टेट में, अगर बैंगलोर में कंजम्पशन हो रहा है तो बैंगलोर में यू हैव टू पे इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी। यस सर। तो इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं, क्रॉस सब्सिडी सरचार्ज, फिर उसके बाद एडिशनल सरचार्ज,
तो इसमें थोड़ा डिटेल में बताऊं क्या सर अजीत जी? नहीं नहीं सर, ये एक्चुअली बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि बहुत लंबा हो ये जाएगा वो ऑलमोस्ट क्योंकि इसमें हर चीज़ को समझाना, व्हाट इज़ क्रॉस सब्सिडी क्यों है, क्या है, वो भी पहली बात तो समझने वाली बात है कि भाई क्रॉस सब्सिडी की हम लोग बात क्यों करते हैं। एक हल्का सा, एक छोटा सा क्या है कि हमारे दर्शक कहीं नाराज़ ना हो जाए तो उसमें एक चीज़ जहाँ तक मैं समझता हूँ वो मैं एक्सप्लेन उस हिसाब से करना चाहूँगा। क्रॉस सब्सिडी चार्जेस मतलब कि इसकी जेब से निकाला उसकी जेब पे दिया। मतलब कि आप यहाँ पे देखो तीन टाइप के टैरिफ आपने डोमेस्टिक के देखे होंगे, कमर्शियल के देखे होंगे और इंडस्ट्रियल के देखे होंगे, और ये सब स्लैब्स में होते हैं 0 to 100, 100 to 300, 300 to 500, 500 एंड अबव। आपने अपने डोमेस्टिक बिल में देखा होगा। तो इसका मतलब ये है कि भाई आप अगर यहाँ से यहाँ तक 100 तक करते हो तो 3 रुपये 34 पैसे के हिसाब से आपको पे करना है। अगर आप उससे ज़्यादा कर रहे हो तो 4 रुपये 50 पैसे, उससे ज़्यादा 500 के ऊपर वाले स्लैब में कर रहे हो तो 7 रुपये, एंड 500 के ऊपर वाले में कर रहे हो तो 8-9 रुपये। तो ये हिसाब से स्लैब्स रहते हैं। अब यहाँ पे देखने वाली बात है कि भाई जो ये सब्सिडी का जो है ये ऊपर नीचे कैसे कर रखा है, तो इसका जो गणित है प्लस जो सब्सिडी हमारा जो मार्केट है, ये जो हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर में हाईली सब्सिडाइज्ड वाला हिसाब किताब है, एंड डोमेस्टिक वाला भी बहुत ही है। तो ये किसकी जेब से आ रहा है, या तो कमर्शियल या इंडस्ट्रियल के अगर आप चार्जेस देखोगे तो 16 से 21 रुपये तक के चार्जेस हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि भाई वो उनको अलग से या उनको साफ़ सुथरी बिजली दे रही है, तो बिजली तो उनको भी सेम वही है, लेकिन वही है वो चार्जेस को इधर से निकाल के सब्सिडी इज़ मतलब कि ऐसा होता है कि भाई कहीं ना कहीं कोई तो लोड ले रहा है। तो ये आप समझिए। तो ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे कि सर ने हमें बताया कि भाई शेड्यूलिंग चार्जेस होता है कि भाई ये है 15 मिनट की शेड्यूलिंग, फिर उसके बाद ट्रांसमिशन चार्जेस होता है, बिलिंग चार्जेस होता है। तो ये ऑल टुगेदर ये बहुत सारा लंबा टॉपिक हो जाएगा। अब हम थोड़ा सा अपने आगे वाले नेक्स्ट वाले क्वेश्चन चलते हैं सर। हाउ टू सेल पावर थ्रू इंटरमीडिएटरीज जो हैं, एंड व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट, ज़रा ये भी बता देंगे सर। तो आप जैसे मान लीजिए स्केलेबल बिजनेस है, तो रिटेल से होलसेल में आप एंटर करना चाहते हो, तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि चलो एक दूसरे वे से समझते हैं अपन। शॉर्ट टर्म क्या होता है, मीडियम टर्म का क्या होता है, लॉन्ग टर्म क्या होता है। अगर पावर सेक्टर की बात करें तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है। शॉर्ट टर्म मार्केट का डिफाइन अगर करना है वो है 3, चलो लॉन्ग टर्म रिवर्स करते, लॉन्ग टर्म, क्योंकि लॉन्ग टर्म ही चल रहा था हमारे इंडिया में। 3 साल से लेकर 25 साल तक अगर आपने किसी से एग्रीमेंट कर लिया तो वो लॉन्ग टर्म है। एक डिस्कॉम ने एक जनरेटिंग कंपनी के साथ एक एग्रीमेंट कर लिया 25 साल, 3 साल का करा लॉन्ग टर्म, 4 साल का करा लॉन्ग टर्म, 25 साल का करा लॉन्ग टर्म। 3 साल से ऊपर 3 से 25 साल तक हम पावर सेक्टर में उसको लॉन्ग टर्म बोलते हैं। कोई अगर लॉन्ग टर्म बिजली खरीद रहा है तो वो बोलेगा मेरे को किसी बीच वाले बंदे की जरूरत नहीं, मैं सीधे जनरेटर के पास जाऊंगा। वो सीधे, अगर आपके पास 10 मेगावाट प्लस का पावर प्लांट है, ये जनरली 10 मेगावाट प्लस में होता है, तो आप सीधे जाओगे डिस्कॉम के पास या सीधे लोड सेंटर के पास जाओगे, आप पावर परचेज एग्रीमेंट करो, कोई बीच में नहीं है, सीधे आप सीधे बेचोगे। ठीक है, इसको बोलते हैं बायलैटरल एग्रीमेंट। तो पावर परचेज एग्रीमेंट जो भी साइन होता है 2 एंटिटीज, लोड सेंटर और आपकी सोलर प्लांट जो 10 मेगावाट जो बड़ा है उसके बीच में होता है। जनरली जो बड़ी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, सप्लाई कंपनीज, यूटिलिटी स्केल वाले वो बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। अब सेकंड स्टेज में आते हैं मीडियम टर्म का क्या मतलब है पावर सेक्टर में। मीडियम टर्म का मतलब है 3 महीने से लेके 3 साल। वो 3 साल से ऊपर है, वो 3 महीने से लेके 3 साल तक अगर आपको पावर खरीदनी या बेचनी है तो आप मीडियम टर्म में वर्क कर रहे हो। सो फॉर एग्जांपल 6 महीने के लिए शुगर फैक्ट्री है, 6 महीने के लिए पावर प्लांट उसका बहुत चल रहा है, बाकी 6 महीने शुगर नहीं बन रही है, लेकिन पावर प्लांट आइडल पड़ा हुआ है, खाली पड़ा हुआ है। आप अगर उस पावर प्लांट को, आप अगर ट्रेडिंग करना चाहते हो, आप उस पावर प्लांट को बोलो कि काम करो, वो 6 महीने जब आप खाली रहते हो ना, आप चलाना पावर प्लांट, मैं बेच दूंगा इलेक्ट्रिसिटी, तो वो मीडियम टर्म हो गया 6 महीने के लिए। 6 महीने बेचेगा, 6 महीने अपनी यूज करेगा कैप्टिव। ठीक है, तो जनरली जब आप मीडियम टर्म के लिए अगर इलेक्ट्रिसिटी लेनी या देनी है तो आप क्या करते हो, आप इलेक्ट्रिसिटी ट्रेडर को एंगेज करते हो। वहां पे डायरेक्ट नेगोशिएशन हो रहा था, बायलैटरल हो रहा था। डिस्कॉम और जो आपका इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, सोलर कंपनी, दोनों आपस में मिल बैठ के बायलैटरल पावर परचेज एग्रीमेंट बन रहे थे। लेकिन मीडियम टर्म में आप बोलते हो मैं क्यों मेहनत करूं, 6 महीने के लिए बेचनी है, 1 साल के लिए बेचनी है, मैं एक काम करता हूं, एक इलेक्ट्रिसिटी ट्रेडर को ले लेता हूं, वो इलेक्ट्रिसिटी ट्रेडर मेरी बिजली बेच देगा 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए, मैक्सिमम 3 इयर्स के लिए। तो इसमें इंटरमीडिएट ट्रेडर आ गया।
थर्ड जो हमारा एनुअल शॉर्ट टर्म का मतलब है 15 मिनट से लेकर के 3 महीने तक। ये मल्टीलैटरल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। यहां पे आप मार्केट में जाते हो, अगर आपको 1 घंटे के लिए बिजली बेचनी है, 15 मिनट के 4 स्लॉट है, आपने बोला एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी है मेरे पास, 1 घंटे में बिजली बेच सकता हूं, तो आप क्या करोगे, मार्केट में जाके बिडिंग करोगे। ठीक है, मार्केट में जो एक पावर एक्सचेंज लाइक अ मार्केट, मंडी है वो पावर एक्सचेंज। आप अपनी बिड डालते हो, जो परचेज करना चाहता है वो अपनी बिड डालता है, उसका एक कर्व बनता है, सप्लाई डिमांड का कर्व, और जहां पे वो कर्व बनता है वहां पे वो मार्केट प्राइस, बिल्कुल सिंपल मैं बता रहा हूं कि वो प्राइस डिटरमाइन हो जाती है, उस प्राइस पे आपकी बिजली का सेल और परचेज होता है। तो अब हम ये क्लियरिटी हमारे पास होनी चाहिए कि हम लॉन्ग टर्म में काम करना चाहते हैं, शॉर्ट टर्म में काम करना चाहते हैं, मीडियम टर्म में काम करना चाहते हैं। ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने बोला देयर आर लॉट ऑफ एक्सेप्शंस इन दिस, और उसमें कौन से प्लेयर्स अवेलेबल है। अगर आपके पास सोलर प्लांट है 6 महीने के लिए खाली पड़ा है, तो बेटर है ट्रेडर, इलेक्ट्रिसिटी ट्रेडर, इंटरमीडिएट के पास जाओ, आप उसको बेचो। अगर आपका सोलर प्लांट की कैपेसिटी 1 महीने के लिए खाली है या 15 मिनट 2 घंटे के लिए खाली है, तब भी आप उसको वेस्ट मत करो, जनरेट करो और पावर एक्सचेंज के पास जाओ और उसको बेचो। अगर आपका 10 मेगावाट का प्लांट अगर 15 साल के लिए खाली है, तो आप कोशिश करो कि आपकी लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट हो जाए। तो ये कॉन्सेप्ट है जो इलेक्ट्रिसिटी का है। जी सर। तो मतलब कि ऑल टुगेदर ये 3 टाइप के चीज़ें, मतलब कि ये सब चीज़ें आपको कॉन्सेप्ट लेवल में ही क्लियर कर देनी है कि भाई आप ये जो चीज़ बना रहे हो या ये जो मेगावाट का पावर प्लांट बनाओगे, तो आपको पहले ये एक तरीके से मैं सोच लूँ कि भाई आपको अपने ग्राहक पहले ही ठराविक कर लेने हैं। या तो स्टेट गवर्नमेंट हो सकता है कि भाई 25 साल का पीपीए कर लिया, तो जैसे कुसुम योजना है, मुख्यमंत्री कृषि वाहिनी योजना है, जिसमें 3 रुपये 40 पैसे आज का जो टैरिफ डिक्लेयर किया है उन्होंने, वहाँ पे 3 रुपये 18 से 3 रुपये चाहिए, तो एक ठराविक 25 साल का पीपीए हो गया, वो तो एक अलग हो गया। वो हो गया लॉन्ग टर्म। फिर उसके बाद मीडियम टर्म और एक शॉर्ट टर्म जो आपने बताया। तो सर ये तो बहुत सही है, अभी तक तो हमें यहाँ तक पता लग गया है। एंड फ्रेंड्स, यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले बस रोकना ये बात चाहूँगा, क्या है कि भाई लिंक्डइन में भी बहुत सारे फ्रेंड्स जुड़े हुए हैं, रौनक मोहंती, सुनील शाह, और हमारे यूट्यूब पे भी बहुत सारे ऑलमोस्ट 50+ 70+ हैं, लेकिन वहाँ पे कुछ लाइक्स कम दिख रहे हैं। हाँ, क्या है कि भाई राज सर पूरी मेहनत से पूरा एक एक चीज़ को तार धागा धागा आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और मुझे यकीन है कि भाई आपको समझ भी आ रहा होगा, आपको सब चीज़ पता लग रहा होगा। लेकिन अब चूँकि हम यहाँ पे तालियों की आवाज़ तो सुन नहीं सकते और ना ही थंबनेल ये वो हैं, तो आपसे बस रिक्वेस्ट है कि वहाँ पे एक लाइक का बटन दिख रहा होगा, आप उसे ज़रूर दबाइएगा। क्या है कि हमें भी अच्छा लगे कि भाई हाँ यार, हम जो मेहनत कर रहे हैं। हाँ राज सर, बराबर है ना, लाइक्स तो बनते ही हैं। इसी बात पे एक लाइक हो जाए। हाँ, इसी बात पे एक लाइक हो जाए। है, और हाँ, आपको अगर हमारा प्रोग्राम सही में अच्छा लगता है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप हमें हमारे लिंक्डइन पेज पे भी हमें कनेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि हम वहाँ पे भी लेटेस्ट और रेगुलर अपडेट्स देते रहते हैं। क्योंकि अभी 5 तारीख को ही, यानी कि आज है, हम 7 तारीख बैठ रहे हैं, 5 तारीख को ही MNRE ने सब्सिडी के ऊपर, रूफटॉप सोलर सब्सिडी के ऊपर नए रेट्स डिक्लेयर कर दिए हैं। जी हाँ दोस्तों, पहले जो 1 से लेकर 3 किलोवाट पे 14,000 कुछ रुपीस मिलता था, अब वो बढ़ के 18,000 रुपीस पर किलोवाट हो चुका है। एंड इट्स ए बिग दिस थिंग, न्यू ईयर का सबसे बड़ा गिफ्ट, सब्सिडी अमाउंट ऑलमोस्ट 10-10 हज़ार रुपये में फ़र्क हो रहा है। एंड उसी तरह 4 तारीख को भी MNRE ने एक सर्कुलर निकाला था, जहाँ पे 50,000 रुपीज़ पर सिस्टम के ऊपर जो देने की बात की थी। तो ये कई सर्कुलर्स होते हैं, इनफैक्ट जॉब की ओपनिंग्स होती हैं, ये सब हम अपने लिंक्डइन पेज के ऊपर शेयर करते हैं। तो आप हमें लिंक्डइन पे भी अगर कनेक्ट हो सकते हैं तो अच्छी बात है। लिंक्डइन पे मेरे को आप ढूंढ सकते हैं अजीत बहादुर करके, वहाँ पे सोलो इज़ माई पैशन, उसका भी पेज है, और राज सर का भी वहाँ पे चेकिंग कर सकते हैं, मतलब कि कनेक्ट हो सकते हैं। उनका नाम वहाँ पे चेक करिएगा, राज सिंह निरंजन, RAJSINGHNIRANJ निरंजन, और DGEF को भी वहाँ पे कनेक्ट हो सकते हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस के साथ कि भाई सर ये जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, हाँ, कैन यू प्लीज़ डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क ऑपरेटर इन इंडिया टू whom सोलर कैन बी से, मतलब सोलर पावर कैन बी सोल्ड। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है ओवरऑल, इसमें किसको हम बेच सकते हैं सर? बहुत
इतना इतना इंपॉर्टेंट सवाल है। आज तक हम यही समझते रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जो हमारी जो कंपनी है वही है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ये गलत है। जो डिस्कॉम आपकी है वही डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम या नेटवर्क नहीं है। आपके पास और भी ऑप्शंस है, मैं आपको बताता हूं क्या क्या ऑप्शंस है। 3 मेजर ऑप्शंस हैं, उनको डिस्क्राइब करते हैं हम लोग। एक है था डी लाइसेंस्ड डिस्ट्रीब्यूशन। डी लाइसेंस डिस्ट्रीब्यूशन मतलब इंडिया में अगर रूरल एरिया में कोई डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहता है तो उसको डी लाइसेंस है, नो लाइसेंस रिक्वायर्ड, जैसे मैं जनरेशन का बोल रहा था। तो अगर गांव में कोई अगर सप्लाई कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी, आप उसको सोलर अपना पावर बेच सकते हैं, वहां पे अलाउड है। नंबर 2, जो हाउसिंग कॉलोनीज हैं, जो पावर प्लांट की हाउसिंग कॉलोनीज है और ट्रांसमिशन सेक्टर की ग्रिड की जो हाउसिंग कॉलोनीज है, वो भी डी लाइसेंस डिस्ट्रीब्यूशन है, पर वहां पे आपको मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि वो क्या है, वो कंपनी अपनी खुद ही बेचेगी। आप उनको ऑफर कर सकते हैं कि हम डी लाइसेंस में बेचते हैं, ठीक है। एक तो डी लाइसेंस डिस्ट्रीब्यूशन में आप बेच सकते हो, गांव में अलाउड, आप खुद का भी नेटवर्क लगा सकते हो, गांव में अलाउड है। 16 स्टेट, सिर्फ इसमें एक थोड़ा सा कैच है जो आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि स्टेट को नोटिफाई करना है कि हमारे एरिया में कौन सा रूरल एरिया है। तो 16, मुझे जो बताया गया है वो 16 स्टेट्स ने नोटिफाई कर रखा है। मैंने सिर्फ एक ही स्टेट का देखा है, मध्य प्रदेश का नोटिफिकेशन। बाकी लोगों का नोटिफिकेशन हो तो आप प्लीज अजीत जी के ग्रुप में और उसमें लिखिए, तो हमें पता चले। नोटिफिकेशन प्लीज अपलोड कर दीजिए, जिससे कि सबको पता चले कि जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी है हम छोटे छोटे प्लेयर्स के लिए, सोलर के लिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जब 16 स्टेट ने नोटिफाई करा है तो आप बिजली सप्लाई करो और अपने अच्छा टैरिफ आप खुद डिटरमाइन करोगे बाय एग्रीमेंट। तो आपके गांव के अगर 10 घर हैं और आपने सोलर पैनल लगाया है तो आप उनसे इंडिविजुअल एग्रीमेंट करोगे, गवर्नमेंट या रेगुलेटरी कमीशन नहीं करेगी। आपको ध्यान किसका देना है पता है? सेफ्टी का। जी सर, आप माइक्रो ग्रिड की बात कर रहे हैं ना सर? माइक्रो ग्रिड का कॉन्सेप्ट यहाँ पे फिट होता है, क्योंकि आप वहाँ पे हाँ सर, मैं बोल रहा हूँ मेगा ग्रिड बना लो आप। अगर 20 गांव है, आप 20 गांव का बना लो। जी जी जी, हम क्यों माइक्रो ग्रिड बोले उसको? स्टार्टिंग 10 माइक्रो ग्रिड। तो आपका एक तो फर्स्ट ये हो गया। सेकेंड है लाइसेंस डिस्ट्रीब्यूशन। सो हमारे पास 42 स्टेट पीएसयूज हैं जो लाइसेंस्ड हैं और 13 प्राइवेट कंपनीज हैं जो लाइसेंस्ड हैं। तो ये जो 42 स्टेट पीएसयूज हैं और 13 प्राइवेट कंपनीज जो लाइसेंस हैं, उनको रेगुलेशन के दायरे पे चलना पड़ता है। तो उन्होंने क्या करा है, अपनी नोडल एजेंसीज बना ली। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला हम एग्रीगेटर बनाएंगे, तो उन्होंने 3 एग्रीगेटर बना लीजिए। बोले पूरे इंडिया में किसी को भी सोलर प्लांट, सोलर पावर चाहिए तो हम 3 एग्रीगेटर के पास चले जाइए। तो आपको ध्यान क्या रखना है, ये टेंडरिंग ऑर्गेनाइजेशन है। 3 जो क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट की सेकी, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, और एनएचपीसी। आपको इन 3 वेबसाइट से आगे नहीं जाना है। इन्हीं 3 वेबसाइट में पूरा एग्रीगेशन होता है डिस्कॉम को जो बिजली प्रोवाइड करी जाती है, कहीं भी प्रोवाइड करी जाती है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की। स्टेट गवर्नमेंट ने भी अपनी अपनी नोडल एजेंसी बना रखी है। तो जैसे आप उत्तर प्रदेश में हो तो उपनेडा की वेबसाइट पे जाओगे, सिर्फ उत्तर प्रदेश में अगर कोई बिजली चाहिए तो उपनेडा इज अ नोडल एजेंसी, वही टेंडर निकालेगी, वही बोलेगी कि कितना सोलर चाहिए। गुजरात, अच्छा इन्होंने क्या करा है, जो कुछ स्टेट ने अपनी होल्डिंग कंपनी को, भाई एक होल्डिंग कंपनी बनाई, उस होल्डिंग कंपनी में जनरेशन की कंपनी है, ट्रांसमिशन की कंपनी है, डिस्ट्रीब्यूशन की कंपनी, 4 जनरेशन की कंपनी, वो सब है उसके अंदर। उनको एक नोडल एजेंसी बना दिया कि आप टेंडरिंग आप कर लो, पूरे स्टेट का आप एक साथ ले लो। तो आपको उनकी वेबसाइट में देखना है, हर स्टेट का आप लिस्ट आउट कर लो कि हर स्टेट की कौन कौन सी नोडल एजेंसीज है। सेंट्रल गवर्नमेंट की 3 नोडल एजेंसी मैंने बता दी। इनसे आप डिस्ट्रीब्यूशन, जो लाइसेंस डिस्ट्रीब्यूशन है उनको प्रोवाइड कर सकते हो। पर सबसे मजेदार बात क्या है, एक तीसरी बात है, डीम्ड डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंसीज हैं। एक तो मैंने बात करी डी लाइसेंस डिस्ट्रीब्यूशन का, फिर मैं जहां रूरल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, फिर मैं बात कर रहा हूं लाइसेंस डिस्ट्रीब्यूशन, जहां पे आप नोडल एजेंसीज के पास जाते हो। एक थर्ड कैटेगरी है जिसको बोलते हैं डीम्ड डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस। उनमें बहुत सारी ऑटोनॉमी है। डीम्ड डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस ही कैसे, एक तो नंबर 1, अगर स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी डिपार्टमेंट बिजली बेच रहा है, वो डीम्ड डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस ही है। तो कुछ स्टेट्स में, जैसे नॉर्थ ईस्ट में अभी भी कंपनी नहीं बनी है, यूनियन टेरिटरीज में अभी भी कंपनीज नहीं बनी, डिपार्टमेंट खुद बेच रहा है, वो अलाउड है। सेकेंड, सेंट्रल गवर्नमेंट इज ऑल्सो डीम्ड डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंसी। तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, वो खुद इलेक्ट्रिसिटी बेचते हैं, आप उनके पास अप्रोच कर सकते हो। जितने भी कैंटोनमेंट बोर्ड्स हैं उनके पास ऑटोनॉमी है, आप कैंटोनमेंट बोर्ड को इलेक्ट्रिसिटी डायरेक्टली बेच सकते हो, सोलर उनसे भी निकलवा सकते हो, डिस्कस कर सकते हो। एमईएस, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन डीम्ड डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंसी है। इसके अलावा सबसे मजेदार बात यह है कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, सो अगर आपके पास कोई स्पेशल इकोनॉमिक जोन है
स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स प्राइवेट भी हो सकते हैं. They are also deep distribution licensees, so you can sell electricity, solar electricity to them. आपके पास कितने ऑप्शंस हैं एक्सप्लोर करने के लिए. अगर आप सही में बिजनेस करना चाहते हो सोलर का, तो कोई कमी नहीं है, सबके लिए बहुत सारी जगह है. तो आप जा सकते हो डी लाइसेंस डिस्ट्रीब्यूशन में, रूरल डिस्ट्रीब्यूशन. आप जा सकते हो लाइसेंस डिस्ट्रीब्यूशन में, जहां नोडल एजेंसीज इंपॉर्टेंट हो जाती है. आप जा सकते हो डीम डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंसिंग में, जहां पे कैंटोनमेंट बोर्ड्स आ जाते हैं, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन और स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स आ जाते हैं. सो इससे तो आपको आइडिया लग जाएगा. तो मतलब कि ये एक ऐसा पकड़ के चलते हैं सर कि इतना मार्केट अवेलेबल है, ऐसा है कि भाई इतने लोग खरीदने को राजी हैं. यस, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली जी. आपको इसीलिए मैं बोलता हूँ सर हैप्पी लर्निंग, पर उसके बाद में कुछ जैसे जो अभी हम क्या कर रहे हैं हैप्पी लर्निंग कर रहे हैं, पर दूसरा वर्ड मैं बोलता हूँ हैप्पी नेटवर्किंग. जी सर. और तीसरा वर्ड मैं बोलता हूँ कीप शाइनिंग. नेटवर्क का क्या मतलब है? नेटवर्क इज नेटवर्क. जी सर. तो आप शाइन तभी करोगे, आपकी कंपनी शाइन तभी करेगी जब आप पहले लर्न फर्स्ट स्टेज में, सेकंड स्टेज में नेटवर्क और थर्ड स्टेज में योर कंपनी विल शाइन. जी सर, डेफिनेटली सर. एंड फ्रेंड्स, आप लोग पेशेंस बनाए रखिए, आप लोगों के भी सारे क्वेश्चंस का आंसर दिया जाएगा. एंड सर इसके साथ एक और हम क्वेश्चन ले लेते हैं अपनी तरफ से. क्या है कि कई लोग बड़े देर से ऑलमोस्ट सब्र से इंतज़ार कर रहे हैं अपने अपने क्वेश्चन का आंसर पाने के लिए. एक जो क्वेश्चन जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो फ्रेंड्स एक्चुअली है कि हमें भी मालूम है कि भाई आज के सेशन में किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं या किस तरीके के क्वेश्चंस उठ सकते हैं, जिसे बोला जाता है, आप भी जानते हो, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस. तो उसको ध्यान में रख के हमने कुछ जो सेशन है उसी की तरफ फ्रेम आउट किया है कि भाई ये जो बेसिक क्वेश्चन जो हमेशा आते हैं उनको पहले एड्रेस कर दिया जाए, और जो 106 नंबर का क्वेश्चन होगा वो हम ज़रूर लेंगे. एंड प्लीज़ आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप स्पैमिंग मत कीजिएगा. आपने एक बार क्वेश्चन डाल दिया, उसको अगर कॉपी करके आपने 2 या 3 बार डाला तो 101% मैं गारंटी देता हूँ कि मैं पहली बात तो आपका क्वेश्चन कतई ही पढ़ूंगा नहीं. ठीक है, आपने अगर स्पैमिंग किया है तो आपका क्वेश्चन तो मैं कतई ही नहीं पढ़ूंगा. हाँ, आजू बाजू लोग हैं जो सब्र जिनके पास है, जो सब पेशेंस से बात कर रहे हैं, पेशेंस से रुके हुए हैं, समझ रहे हैं, उनके ही क्वेश्चंस लिया जाएगा. जो बेसब्रा है प्लीज़ वो वहाँ से निकल जाए. ठीक है, वो बाद में वीडियो रिकॉर्डिंग देख लेगा और वो सब कुछ समझ सकता है. तो राज सर, एक और क्वेश्चन है, कैन वी सेल सोलर पावर थ्रू इलेक्ट्रिसिटी ट्रेडर्स? ये जो ट्रेडर्स होता है ये इनके थ्रू भी बेच सकते हैं क्या? बहुत बढ़िया. मैं तो बोल रहा हूँ आप भी इलेक्ट्रिसिटी ट्रेडर बन सकते हैं. किसी ने रोका है आपको क्या? अरे सर, आपने अगर 1 मेगावाट का सोलर प्लांट, मैं मेगावाट स्केल, अगर 1 मेगावाट का सोलर प्लांट लगाया, इसका मतलब आपकी नेटवर्थ 5 CR है. और आपकी नेटवर्क अगर 5 CR है तो आप छोटा ट्रेडिंग लाइसेंस के लिए एलिजिबल है. आप एलिजिबल हैं तो ट्रेडिंग लाइसेंस, भाई जब बड़ी बड़ी कंपनी सतलुज जल विद्युत निगम इलेक्ट्रिसिटी ट्रेडर बन सकती है, जब TSDC इलेक्ट्रिसिटी ट्रेडर बन सकती है, जब NHPC इलेक्ट्रिसिटी, दे आर ऑल जनरेटिंग कंपनी, NTPC ट्रेडर बन सकती है, तो आप भी सोलर कंपनी के ओनर हैं. आप भी किसी ने आपको रोका है इलेक्ट्रिसिटी ट्रेडर बनने के? इससे चलिए आप इलेक्ट्रिसिटी ट्रेडर, जब हैप्पी नेटवर्किंग, इसीलिए मैं बोल रहा था सर कि नेटवर्क अच्छा बनाओ तो आप यू कैन बिकम इलेक्ट्रिसिटी ट्रेडर ऑल्सो, यू कैन गो. अब इशू है कि आप इलेक्ट्रिसिटी, अगर आपका शॉर्ट टर्म है, अगर 3 साल तक आप सोच रहे हो कि मार्केट का मुझे पता नहीं, मैं 6 महीने से 3 साल के बीच में इलेक्ट्रिसिटी बेचना चाहता हूं, तो एंगेज है इलेक्ट्रिसिटी ट्रेडर और उसको बोलिए कि ढूंढिए मेरे लिए. वो अपने नेटवर्क से ढूंढेगा आपके लिए क्लाइंट. कहां कहां ढूंढेगा ये मैं डिस्कस कर लेता हूं. नंबर 1, आपके स्टेट में, विद इन स्टेट अगर आपको सेल करनी है इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि आपके जो ट्रांसमिशन लॉसेस कम होंगे ना, आपको कॉस्ट वैल्यू ज्यादा मिलेगी. बेटर इट इज अ इंटेलिजेंट डिसीजन कि भाई अगर मेरा प्लांट राजस्थान में, मैं राजस्थान में बेच देता हूं भैया, क्योंकि मेरे को ना वो AT&C लॉसेस 20 साल के, 5 साल के बहुत ज्यादा हो जाएंगे मेरे लिए. अननेसेसरली उसको लॉस को कंटेन कर, ट्रांसमिशन लॉस का क्यों मैं भार लूं. तो आप स्टेट ट्रेडर को, इसको बोलते हैं इंट्रा स्टेट ट्रेडिंग लाइसेंस, तो ढूंढिए जिसके पास इंट्रा स्टेट ट्रेडिंग लाइसेंस है, उसको बोलिए मेरी बिजली बेच दीजिए. लेकिन आप बड़े एम्बिशियस हैं, आप बोलते हो कि नहीं मेरे को पूरे इंडिया में जहां भी बिजली मेरी बिक जाए वहां बेचना है, तो कोई दिक्कत नहीं. आप नेशनल ट्रेडिंग लाइसेंस आप खुद भी ले सकते हैं या नेशनल ट्रेडिंग लाइसेंस वाले को एंगेज कर सकते हैं. और नेशनल ट्रेडिंग लाइसेंस CERC देता है, सी देयर इज अ डिफरेंस. स्टेट ट्रेडिंग लाइसेंस देता है SCRC, स्टेट. जैसे अगर आप महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन आपको स्टेट ट्रेडिंग लाइसेंस देगा. अगर आप 2 या उससे ज्यादा स्टेट में या पूरे इंडिया में आप इलेक्ट्रिसिटी ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो आपको सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन लाइसेंस देगा.
तो आप अगर एम्बिशियस हैं, आपका पावर प्लांट बड़ा है, आपको मतलब नहीं है कि थोड़ी बहुत लॉस हो जाए तो चलेगा, तो आप एक नेशनल ट्रेडर को ढूंढिए, उसको बोलिए कि मेरा पूरे इंडिया में जहां मार्केट है वहां बेच दीजिए। लेकिन आप बहुत और ज्यादा एम्बिशियस हैं। आप बोल रहे हैं कि मोदी जी जो है वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड की बात कर रहे हैं। ये क्या है? वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है देश के लिए। 15 लाख से 16 लाख करोड़ रुपए हम स्पेंड करते हैं एनर्जी इंपोर्ट्स में। अब गवर्नमेंट का सपना यह है कि हम रिवर्स करते हैं, हम उल्टा करेंगे, हम एक्सपोर्ट करेंगे 15 लाख की एनर्जी। उसका रास्ता क्या है? अगर हम पूरे वर्ल्ड को इलेक्ट्रिसिटी लाइन से कनेक्ट कर दें, मतलब जहां आधा अर्थ में सन रहता है, आधे अर्थ में रात रहती है, जिस पार्ट ऑफ अर्थ में सन रहता है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करे, और जहां पे अंधेरा रहता है वहां पे इलेक्ट्रिसिटी अगर दे, तो क्या होगा पता है? आपको कोई भी बैटरी की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक सिस्टम। सो जब सिडनी में रात होती है तो राजस्थान में सनशाइन कर रहा होता है जब मैक्सिमम डिमांड होती है। तो अगर राजस्थान की इलेक्ट्रिसिटी हम सिडनी में एक्सपोर्ट कर दें तो क्लीन एनर्जी मिल गई, अर्थ भी सेफ हो गया। अगर मान लीजिए जब अरेबिया में, जब हमारे यहाँ थोड़ा रात का टाइम होता है, जब पीक लोड होता है, तब सऊदी अरेबिया में या फिर सहारा डेजर्ट में बहुत सारी सन रेज होती है, तो वो हमें एक्सपोर्ट कर दे, तो ये एक वैल्यू चेन चलती रहेगी। इसको बोलते हैं वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, पूरे वर्ल्ड। अभी ऐसा नहीं है कि नेटवर्क इंडिया ने, पूरे वर्ल्ड ने बनाया, नहीं बनाया है नेटवर्क पहले। और वो नेटवर्क आप देखोगे डाटा केबल्स में, आप डाटा केबल्स का मैप देखो, अंडर सी केबल लाइंस गई है जो पूरे, अभी जो हम बात कर रहे हैं ना, आप सोच रहे हो कि अभी सीधे हम लोग बात कर रहे हैं, ऐसी सीधी बीधी बात नहीं हो रही है। हो सकता है हमारी जो रिकॉर्डिंग है पहले जा रही हो कहीं यूएसए, यूएसए से जा रही है यूरोप, यूरोप से जाके आप तक पहुंच रही है, 1 सेकंड में पहुंच रही है ना। सिमिलरली आप सोचो कि पूरी अंडर सी केबल लाइन पूरे वर्ल्ड में बिछ गई है, तो कहीं से भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, वो ग्रिड में फीड हो रही है। अभी अगर आपको, आप बोलोगे सर आप पूरी दूर की बात कर रहे हो, 10 साल बाद का तो मैंने देखा नहीं कुछ, मुझे तो आज इलेक्ट्रिसिटी बेचनी है। आज इलेक्ट्रिसिटी बेचनी है तो हमारे इंडिया का नेटवर्क 4 कंट्री से कनेक्टेड है, म्यांमार, बांग्लादेश, नेपाल एंड भूटान। वहां पे आप एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कर सकते हो, लेकिन जो नेशनल ट्रेडर है वो आपकी ज्यादा मदद नहीं कर सकता। रीजन ये है, इसकी पावर्स मिनिस्ट्री ऑफ पावर के पास है। 3 बातें बता दी। अगर आपको विद इन स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ट्रेडिंग करनी है तो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन। अगर आपको पूरे इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी ट्रेडिंग करनी है तो सीईआरसी का लाइसेंस। अगर आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट करनी है तो पावर मिनिस्ट्री ऑफ पावर के पास है। तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर के पास एप्लीकेशंस बहुत ज्यादा आ रही थी, तो उन्होंने एक रास्ता निकाला। उन्होंने बोला एक गाइडलाइंस बना देते हैं, सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो उन्होंने गाइडलाइंस बनाई, जिस गाइडलाइंस का नाम है आप लिख सकते हो, गाइडलाइंस फॉर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट क्रॉस बॉर्डर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी 2018। अभी बनी है थोड़े 2-3 साल पहले। उन 2018 की गाइडलाइंस में उन्होंने बोला हम अपनी पावर्स, कुछ पावर सीईआरसी को देते हैं और कुछ पावर सीईए को देते हैं, डेलीगेट करी उन्होंने। सीईआरसी को रेगुलेटरी पावर डेलीगेट करी और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी को करी। दोनों अलग अलग बॉडी है सेंट्रल गवर्नमेंट की, ठीक है। तो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने बोला कि भाई हर बार पेटिशन फाइल होंगे, हम एक काम करते हैं रेगुलेशन बना देते हैं। तो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन में ऑन द बेसिस ऑफ 2018 की गाइडलाइंस रेगुलेशंस बनाए, जिस रेगुलेशन को आप लिख लीजिए सीईआरसी क्रॉस बॉर्डर ट्रेड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेशन 2019। 2018 में गाइडलाइंस बनी, 2019 में रेगुलेशंस बन गए। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव, आप बोलोगे मैं एप्लीकेशन कहां दूं अपनी एक्सपोर्ट इंपोर्ट की, तो 2021 में सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ने अपना प्रोसीजर बनाया, वो भी लिख दिया। उसका नाम है प्रोसीजर फॉर अप्रूवल एंड फैसिलिटेशन ऑफ इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्रॉस बॉर्डर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय डेजिग्नेटेड अथॉरिटी 2021। अब उसके पीछे एक फॉर्म इंपोर्ट का और एक्सपोर्ट का लगा हुआ है। आप उस फॉर्म को लेके भरेंगे, पहले आप बांग्लादेश में ढूंढेंगे क्लाइंट, ठीक है, फिर वो फॉर्म भरेंगे और सीईए को देंगे, और सीईए को दे करके आप अपनी इलेक्ट्रिसिटी इंटरनेशनल एक्सपोर्ट कर सकते हैं। बाकी एक छोटी सी एक बात और है, अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिस्कस कर रही है सऊदी अरेबिया से अंडर सी केबल लाइन डालने के लिए, और सिंगापुर से अंडर सी केबल लाइन डालने के लिए, और मालदीव से। सो अब धीरे धीरे श्रीलंका से तो कंफर्म हो गया है, श्रीलंका की तो काम भी शुरू हो गया है अंडर सी केबल लाइन का। सो होप दिस इज सर, मतलब कि अब अभी यहाँ पे अभी ऐसा समझा जाए कि भाई जो वन सन वन ग्रिड एंड वन नेशन वाली बात थी, हाँ, तो अब उसी तरह अब हमारे पास जहाँ जहाँ पे भी सूर्य देवता प्रसन्न हो रहे हो वो चीज़ एक दूसरे से हम शेयर कर सकते हैं। फिलहाल इतना तो कंफर्म हो गया कि भाई हम अपने साथ
ये हम अपनी ये जो सोलर से बिजली जनरेट करके हम इसे बेच सकते हैं स्टेट में, स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे एंड अब तो इंटरनेशनल लेवल में भी हम बेच सकते हैं। तो सर बहुत अच्छे क्वेश्चंस, अच्छे पॉइंट्स आपने हमारे साथ क्लियर किए। तो अब हम अपने दर्शकों के साथ उनका क्वेश्चंस भी ले लिया है सर। यस सर, जितने भी दर्शक हैं जिन्होंने क्वेश्चन एक बार पूछा उन सबका क्वेश्चन आप बोल दीजिए। जी हाँ, कंबाइन है क्वेश्चन, वो एक साथ भी पूछ सकते हैं। हाँ, नहीं वो सर एक्चुअली है क्या कि ना, एक कॉन्सेप्ट आपने भी सुना होगा स्पैमिंग, कि एक ही क्वेश्चन लिखेंगे और उसको 25 बार एंटर कर देंगे। तो जितने भी अच्छे क्वेश्चंस होते हैं वो या तो ऊपर चले जाते हैं, नीचे रह जाते हैं और आपके दिमाग में वो, तो इट्स ए डिस्टर्बिंग दिस थिंग। तो दैट्स वाई आई डोंट कि प्रेफर करता हूँ कि भाई आप पेशेंस अगर है तो आप ये लाइव सेशन में आइए, अगर आपका पेशेंस नहीं है तो इसका रिकॉर्डेड सेशंस देख लीजिए, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन यहाँ पे आके आप ज़बरदस्ती अपनी स्पैमिंग मत कीजिए। तो फ्रेंड्स, मैं चाहूँगा जितने भी हमारे लिंक्डइन के साथी हैं और हमारे यूट्यूब के चैनल पे और हमारे दूसरे हैं फेसबुक पे, वो सब अपना क्वेश्चंस डालना चालू करें। मैं एक आपका साथ, कितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो, कैसा भी क्वेश्चन है, यही राइट टाइम है, यही सही समय है। अभी समय जैसा बोला जाता है, सर क्या बोलते हैं हमारे, सही समय है। हाँ सही समय सर, आप वो क्वेश्चन को टाइप कर दीजिए, लेकिन जितने शॉर्ट में आप टाइप कर सकते हैं उतना बेटर होगा, मतलब क्रिस्प होगा क्वेश्चन, तो बहुत अच्छा रहेगा। तो आप प्लीज अपने क्वेश्चंस फ्री होके प्लीज लिखिए। अच्छा चलिए, ये ऑन एन एवरेज जो भी क्वेश्चन है फटाफट जो मेरे लायक है वो मैं करता हूँ, जो सर के हैं वो सर को देता हूँ। अनिमेश जी का क्वेश्चन है कि सर क्या सोलर में सब्सिडी अवेल करने के लिए डिस्कॉम पे जो सप्लायर्स लिस्ट है उन्हीं से लेना होगा? एकदम 110% उन्हीं से लेना होगा, जो भी एम्पैनल्ड वेंडर्स हैं उन्हीं के थ्रू ये सब्सिडी का सिस्टम लेना होता है। राकेश पासवान साहब का क्वेश्चन है कि गुड मॉर्निंग सर एमपी में कैरी फॉरवर्ड यूनिट क्या होता है और अगर हम एक्स्ट्रा यूनिट, अच्छा राकेश पासवान जी इसमें एक मिनट, हाँ यहाँ पे जैसा सर ने हमें बताया था नेट मीटरिंग का जो कॉन्सेप्ट था उसमें हमने बात की थी कि भाई नेट यूनिट टू यूनिट एडजस्टमेंट होता है। तो जो कैरी फॉरवर्ड वाला हिसाब किताब होता है कि भाई अगर आपके उधर आपने एक्सेस ज़्यादा जनरेशन ज़्यादा किया है और यूसेज दिया ज़्यादा है लिया कम है, तो उस केस में क्या है कि भाई जो भी आपने दिया ज़्यादा है उसे अगले महीने के बिल में एडजस्ट कर दिया जाए। तो यहाँ यूनिट टू यूनिट वाला हिसाब किताब होता है, तो यही आगे कैरी फॉरवर्ड होता है। इनफैक्ट यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है बैंकिंग चार्जेस। आप देने लेने तो सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो क्या, वो कुछ किसी भी बैंक में जाएंगे आप देंगे लेंगे तो वो सूद तो लेगा ही लेगा ना, तो यहाँ पे बैंकिंग चार्जेस भी होता है। आप इसे भी ज़रा देख लीजिएगा, ये इसमें है कुछ 12% रहता है। इस ग्रॉस मीटरिंग अवेलेबल एट कटक उड़ीसा? यस, ग्रॉस मीटरिंग तो हर जगह अवेलेबल है और नेट मीटरिंग भी अवेलेबल है। कटक उड़ीसा ऐसा नहीं है, उड़ीसा में अभी डिस्कॉम एक ही है जो अभी टाटा पावर ने ली है और वो हार्डली 2-3 साल ही हुए हैं। अब धीरे धीरे वहाँ पे पूरा डिटेल्स आपको ओरेडा, दैट इज़ ओडिशा रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, उनका जो ऑफिस है भुवनेश्वर में है, आप वहाँ से भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। अमित जायसवाल जी, इट इज़ एन इंडिकेशन ऑफ स्मार्ट ग्रिड प्रोजेक्ट? सर ज़रा एक स्मार्ट ग्रिड को भी ज़रा क्या है कि ना, यहाँ हम सिर्फ सोलर की ही बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक ज़रा स्मार्ट ग्रिड का कॉन्सेप्ट है, ज़रा इसको भी ज़रा क्लियर कर देंगे सर, ये क्या है? सर स्मार्ट ग्रिड का कॉन्सेप्ट जो मुझे समझ में आया है वो है एक तीर से दो निशाने, बस। और मुझे IGF को आना पड़ेगा और बताना पड़ेगा क्या स्मार्ट ग्रिड का कॉन्सेप्ट है, या आप किसी व्यूअर्स के आइडिया से तो वो लीजिए। मुझे तो ये समझ में आया है कि आप अगर एक चीज से 2-3 ऑब्जेक्टिव्स अचीव करते हैं तो वो स्मार्ट ग्रिड है। लो इन्वेस्टमेंट से आप 3-4 चीजें साथ में, सो फॉर एग्जाम्पल अगर स्मार्ट सिटीज की बात करें तो वो क्या करते हैं, लाइट भी लगा देंगे वहां पे, सोलर पैनल भी ऊपर लगा देंगे, साथ में कैमरा भी सिक्योरिटी के लिए लगा देंगे, तो 3-4 चीजें आपने उसी पोल पे लगा दी, सेम पोल है, वो स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट है। जी सर यहाँ पे स्मार्ट ग्रिड का कॉन्सेप्ट जिस तरीके से हमने समझाया है वो ऐसा है कि भाई हर जनरेशन वाले का अपना अपना एक एडवांटेज है और एक लिमिटेशन है। उस चीज़ को ध्यान में रख के उनका बेस्ट कॉम्बिनेशन कैसे कर पाएँ। जैसे अगर हम बात करें कि भाई थर्मल पावर स्टेशंस का अगर हम स्टार्ट एंड करें तो वो उसमें महीनों लग जाते हैं, स्टार्टिंग एंडिंग।
हाँ, हाइड्रो का भी उसी हिसाब से, विंड का भी जब हवा चलेगी तब होगा, सोलर भी जब सूर्य भगवान होंगे तभी चलेंगे, बैटरी में अगर स्टोर होगा तो वो होगा, डीजल में जेनसेट में डीजल जेनसेट होगा तो आपको जिस वक्त जितने जल्दी और कितने फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स या कितने फ्रैक्शन ऑफ मिनट्स में वो चीज़ चल सकता है, आपकी रिक्वायरमेंट फुलफ़िल कर सकता है, इन सब का कॉम्बिनेशन करके दैट इज़ ए स्मार्ट ग्रिड। सर इसमें एक और पॉइंट है, जैसे कि मान लीजिए आपने इवैक्यूएशन लाइन लगाई सोलर प्लांट के लिए। अब जैसे जैसलमेर में पावर प्लांट है सोलर का, और आपने इवैक्यूएशन लाइन ट्रांसमिशन लाइन लगाई, लेकिन वो ट्रांसमिशन लाइन तो सिर्फ 8 घंटे वर्क करेगी। इट इज नॉट स्मार्ट यूटिलाइजेशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन कि भाई आपने लाइन लगाई, इतनी मेहनत करके ट्रांसमिशन लाइन लगाई, लेकिन वो 8 घंटे सोलर जनरेट कर रहा है, तब तक वर्क कर रही है। लेकिन अगर आप उसी प्लांट के पास एक हाइड्रोजन, आप ओवरसाइज कर लीजिए प्लांट को, सोलर प्लांट को, और एक हाइड्रोजन का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा लीजिए, तो अब रात को भी अगर बिजली चाहिए तो वो ट्रांसमिशन लाइन यूज हो जाएगी। तो इसको बोलते हैं मल्टीपल यूज। अगर आप ट्रांसमिशन लाइन को कर सकते हो, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हो, तो वो थोड़ा सा स्मार्ट। लेकिन स्मार्ट ग्रिड की कोई परफेक्ट डेफिनेशन नहीं है सर, मैंने नहीं करी। किसी के पास है तो आप बता दीजिए तो अच्छा रहेगा, हम भी सीख लेंगे, कोई इशू नहीं है। लेकिन एक चीज मैं क्लियर करना चाहता हूँ सर, वो क्योंकि एक बंदे ने, भाई ने पूछा था कि भुवनेश्वर या कटक, और ये एक चीज आप सिटी वाइज आप मत देखिए इंडिया में, आप उसको रेगुलेटरी कमीशन वाइज देखिए। जब भी आप, जैसे फॉर एग्जांपल आप अगर महाराष्ट्र में हैं तो MERC पूछिए आप, नागपुर के लिए भी वही है और बॉम्बे के लिए भी वही है, और जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं मध्य महाराष्ट्र में उन सब के लिए सेम रेगुलेशन, ग्रॉस मीटरिंग, नेट मीटरिंग, जो भी रेगुलेशन MERC ने स्टेट वाइज करा है, स्टेट वाइज भी नहीं बोलूंगा मैं, रेगुलेटर वाइज बोलूंगा। अगर यूनियन टेरिटरी का रेगुलेटर है जिसको बोलते हैं JERC, तो गोवा में भी वही रेगुलेशन है और सारी यूनियन टेरिटरीज में भी वही रेगुलेशन। अगर यूपी में आप इलाहाबाद और लखनऊ पूछेंगे तो कोई मतलब नहीं, लखनऊ और इलाहाबाद का एक ही होगा, क्योंकि यूपी का एक तो रेगुलेटर वाइज सिस्टम डिवाइडेड है। वो क्लियरिटी है। जी सर, मतलब जैसे यूपी में बात करते हैं, UPERC, उत्तर प्रदेश रेगुलेटरी कमीशन, और उसके नीचे जितने भी 7 डिस्कॉम्स हैं उन सबको वो फरमान मानना ही पड़ेगा। इक्वल है, मतलब उनके लिए रेगुलेशन मध्य प्रदेश में अलग हो जाएगा, लेकिन यूपी में सारे डिस्ट्रिक्ट में और सारे डिस्कॉम में सेम होगा। जी अच्छा सर, हमारे एक दोस्त हैं, हमारे दोस्त बोलिए, हमारे फॉलोअर बोलिए, हमारे सपोर्टर बोल दीजिए लिंक्डइन पे, उन्होंने एक अच्छा क्वेश्चन पूछा है, विजय सक्सेना साहब है, कैन वी इंट्रोड्यूस एन एस्केलेशन क्लॉज इन लॉन्ग टर्म PPAs? पावर परचेज एग्रीमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट में डी-एस्केलेशन भी हो सकता है, एस्केलेशन भी हो सकता है। इट डिपेंड्स ऑन द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज। इफ कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज आर रेडी, कॉन्ट्रैक्ट, सी देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टैरिफ्स। एक होता है टैरिफ बाय डिटर्मिनेशन। टैरिफ बाय डिटर्मिनेशन पे आपके पास चॉइस नहीं होती है, आप सिर्फ अपना बही खाता लेके जाते हो रेगुलेटरी कमीशन के पास और बोलते हो मेरे ये इतने एक्सपेंसेस है, बनाने में इतना एक्सपेंस लगेगा, ONM में इतना एक्सपेंसेस लगेगा, मेरे को इतना प्रॉफिट मार्जिन दे दीजिए रेगुलेशन के हिसाब से। तो वो टैरिफ डिटरमाइन करता है, वहां पे आपके पास लिबर्टी नहीं होती, आपको रेगुलेशन के हिसाब से जाना पड़ता है। ये टैरिफ बाय डिटर्मिनेशन हो गया। सेकेंड होता है टैरिफ बाय अडॉप्शन। जो टैरिफ बाय अडॉप्शन होता है वो ओपन बिडिंग प्रोसेस से होता है, जो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट गाइडलाइंस बना सकती है, नॉट स्टेट गवर्नमेंट। जो सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट भी यूज कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट भी यूज करती है। उन गाइडलाइंस के बेसिस पे मार्केट डिसाइड करता है कि क्या टैरिफ, मार्केट अराइव्स एट अ टैरिफ। तब भी आपके पास कोई डिस्क्रिशन, एस्केलेशन और डी एस्केलेशन का नहीं है। जो बिडिंग प्रोसेस में है, जो गाइडलाइंस में आपको मानना है। पहले आपने रेगुलेशन पे, टैरिफ बाय डिटर्मिनेशन पे रेगुलेटरी कमीशन और रेगुलेशन की बात मानी। टैरिफ बाय अडॉप्शन में आपने जो गाइडलाइंस है और जो ओपन मार्केट है उसकी बात मान ली। थर्ड होता है टैरिफ बाय नेगोशिएशन। टैरिफ बाय नेगोशिएशन में आपकी मर्जी, दोनों पार्टीज हैं, आप कोई जितना भी करना चाहते हैं। होप आई हैव आंसर्ड द क्वेश्चन। वही यही सवाल था। यस सर, एकदम सही है। हाँ, एंड इनफैक्ट सर ये जो इंफॉर्मेशन आप अभी हमारे साथ शेयर कर रहे हैं, ये इंफॉर्मेशन हमने आपके वेबसाइट पे नहीं, आपने आपके यूट्यूब चैनल पे भी देखा हुआ है सर। तो नहीं सर, ये बड़ी रेयर है, क्वेश्चन पूछता नहीं है ना। आपके व्यूअर्स बहुत इंटेलिजेंट हैं। आई अप्रिशिएट देम, दे आर इन द सेक्टर।
जी सर, जी You are सर, asking very relevant questions. जी सर। अच्छा सर, राहुल दत्ता जी का एक क्वेश्चन है। राहुल दत्ता जी हमारे साथ यूट्यूब पे जुड़े हुए हैं। पहली बात तो उन्होंने आपको थैंक यू बोला है। राज सर, थैंक्स फॉर द मार्केट एंड द मीटरिंग प्रोविजन डेफिनेशन। सर, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन मी हु विल बियर द कॉस्ट ऑफ इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क फॉर ए 500 किलोवाट ऑफ ग्रॉस मीटरिंग? डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, ये क्वेश्चन रीफ्रेम करके मतलब कि बोलिए। हाँ, मतलब कि अभी यहाँ पे हम ये समझते हैं कि 500 किलोवाट का उन्होंने सिस्टम कहीं तो भी लगाया अपने इस्टेब्लिशमेंट में, और वहाँ से वो जो नियरेस्ट इवैक्यूएशन पॉइंट है। आवाज़ नहीं आ रही है। हाँ, हेलो हेलो सर, आवाज़ आ रही है अभी? हेलो हेलो सर, आपकी आवाज़ आई? हेलो, हाँ, आपकी तो एकदम क्लियर आ रही है, मेरी भी एकदम क्लियर आ रही है। नहीं, आपकी आवाज़ नहीं आ रही जी। अब आ रही है, क्लियर आ रही। जी जी, बोल, रिपीट करिए सर। हाँ, जी। चलिए ठीक है सर, एक मिनट है। वहाँ पे वो पूछ रहे हैं कि भाई चलिए, इनफैक्ट मैं यहाँ पे ये पूछ रहा हूँ 500 किलोवाट की जगह पे हम 500 या 1 मेगावाट, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन का जो नेटवर्क है, या जो कहते हैं भाई इवैक्यूएशन की जो लाइन है, ये किसका जिम्मेदारी होती है? सर, एक तो ना मेरा विजय जी पूछ रहे हैं क्वेश्चन ये। राहुल दत्ता। तो राहुल जी, मेरा ये मानना है कि आप एक तो कंफ्यूजन में मत पड़िए, 500 किलोवाट्स के चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी है। अगर आपका बंदा कोई प्लांट लगा रहा है तो आप उसको बोलिए 1 मेगावाट प्लस लगाए, तो वो रेगुलेटरी सर्टेनिटी आ जाएगी, बिल्कुल क्लियरिटी आ जाएगी। ठीक है कि नहीं? यहां पे 500 में क्या होता है, आप दो उसमें फंस जाते हैं बिल्कुल। स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन कुछ डिटरमाइन करेगी, कुछ वो डिटरमाइन करेगी। लेकिन अगर आपका ये सवाल है कि जब डिस्कॉम्स की लाइन में यूज करूंगा तो व्हीलिंग चार्जेस, अगर मैं सही समझाऊं कि व्हीलिंग चार्जेस किसको, व्हीलिंग चार्जेस मतलब ट्रांसमिशन चार्जेस, जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसमिशन चार्जेस है, वो कौन डिटरमाइन करेगा? वो डिटरमाइन स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन करेगा। सीईआरसी के पास पावर्स नहीं है उसके पास। तो अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग व्हीलिंग चार्जेस होंगे, अगर उन्होंने, उनकी मर्जी है। ठीक है? नहीं, यहाँ पे अच्छा राहुल दत्ता जी, यहाँ पे आपको क्लियर कर दे दूँ कि भाई जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की अगर आप बात कर रहे हैं कि भाई ये खंबे कौन खड़ा करेगा या वायर कौन खड़ा करेगा नियरेस्ट सब स्टेशन तक, तो ये आपकी जिम्मेदारी है। ओके, अच्छा, ओके। हाँ, तो ये आपके जो पावर प्लांट जो खड़ा करता है उसकी जिम्मेदारी है कि भाई वो वहाँ से जनरेट करे, और नियरेस्ट जो इवैक्यूएशन लाइन है या इवैक्यूएशन सेंटर है वहाँ तक ले जाने की जिम्मेदारी उसी की है। और इसीलिए हमने लास्ट का जो संडे का सेशन था उसमें हमने ये क्लियर किया था कि भाई जब आप ज़मीन देखें तो आप ये देखिए कि भाई वो नियरेस्ट टू सब स्टेशन हो, ऐसा ना हो कि, और उसमें भी हमने डिटरमाइन लिख के दिया है, इनफैक्ट डिस्कॉम की वेबसाइट में भी लिखा है कि भाई अगर वो 5 किलोमीटर के अंदर हो तो वो बहुत अच्छी बात है, अगर उससे ज़्यादा है तो वो तकलीफ़ वाली बात हो जाती है। यहाँ पे दो लंबे और चीज़ें आ जाती है, एक ट्रांसमिशन कॉस्ट भी बढ़ जाएगा और ट्रांसमिशन लॉस भी बढ़ जाएगा, और बहुत सारे अप्रूवल्स भी बढ़ जाएंगे। इसमें 2-3 प्रॉब्लम्स और भी हैं सर। उसमें ये प्रॉब्लम है कि 1 मेगावाट से प्लस का अगर पावर प्लांट है तो आपको राइट है और आरओडब्ल्यू का। हाँ। 500 किलोवाट्स में आपके पास राइट नहीं है, आपको एडिशनल अप्रूवल्स लेनी पड़ेगी कि भाई मैं खंबे गाड़ रहा हूं, वो बड़ी मेहनत का काम है। मतलब, और सिर्फ अगर आपके पास पीएम कुसुम योजना है तब आप 500 किलोवाट्स में जाएं, कोई बात नहीं, वो ठीक है, क्योंकि डिस्कॉम आपकी हेल्प करेगा, क्योंकि परचेज ही उसको करनी है। अदरवाइज अगर 500 किलोवाट्स का आपने स्टैंड अलोन अपने लिए प्लांट लगा लिया तो आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। मतलब मैं मना नहीं कर रहा हूं, आप लगाइए, गो अहेड विद दैट। सर, एक और क्वेश्चन है नेचर की किताब, हाँ, ये इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, एक्सप्लेन अबाउट द टैक्स बेनिफिट ऑफ इंडस्ट्री इफ इट गोज फॉर सोलर पावर प्लांट। लैंड के जितने भी टैक्स बेनिफिट हैं, नंबर 1, नंबर 2, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी के जितने भी टैक्स बेनिफिट हैं वो सिर्फ और सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट दे सकती है। लैंड के बेनिफिट का, टैक्स बेनिफिट जब मैं लैंड की बात करता हूं तो रजिस्ट्रेशन चार्जेस और रजिस्ट्रेशन फीस, इसमें अगर कंसेशन देना है या इसमें एग्जेम्पशन देना है तो वो टैक्स में आपको स्टेट गवर्नमेंट ही दे सकती है, क्योंकि लैंड कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट का सब्जेक्ट है। सिमिलरली इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी वो भी स्टेट का सब्जेक्ट है, तो ओनली एंड ओनली स्टेट गवर्नमेंट कैन गिव बेनिफिट इन दीज टैक्सेस। लेकिन अगर आप इनकम टैक्स की बात कर रहे हैं या जीएसटी की बात कर रहे हैं तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट या काउंसिल देगी। जीएसटी में बेनिफिट दे दिया, 2017 में बोल दिया ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन नो टैक्स, जीरो टैक्स। 2017 के पहले कंफ्यूजन था, अब जीएसटी जीरो लगेगी आपकी, निल है।
इसका मतलब ये नहीं कि जीएसटी एप्लीकेबल, जीएसटी इज एप्लीकेबल बट इट इज निल, आपको निल रिटर्न फाइल करनी है। इनकम टैक्स है वो कॉर्पोरेट टैक्स में बेनिफिट दे दिया, 2024 तक था ये, देख आई स्टैंड करेक्टेड, वो किसी आप पूछ लीजिएगा सीए से कि कब तक था नई कंपनी सोलर की बनाने में, कोई बेनिफिट था 25%, 17% का बेनिफिट था, वो सेंट्रल, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के बेनिफिट है, ये अलग है। स्टेट गवर्नमेंट के बेनिफिट ये जो लैंड से रिलेटेड है, रजिस्ट्रेशन और इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, और सोलर पॉलिसी में लिखा रहता है। तो कई बार क्या करती है स्टेट में, एग्जांपल देता हूं, जैसे मध्य प्रदेश ने ये लिख के अपनी सोलर पॉलिसी में ये लिख दिया और एक नोटिफिकेशन निकाल दिया कि अगर कोई नया सोलर प्लांट मध्य प्रदेश में लगता है तो 10 साल तक इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी नहीं लगेगी। सिमिलरली अलग अलग स्टेट्स में आपको सोलर पॉलिसी आप देख लीजिए और नोटिफिकेशन देख लीजिए, नोटिफिकेशन देखना बहुत जरूरी है। अगर सोलर पॉलिसी में लिख दिया लेकिन नोटिफाइड नहीं है तो प्रॉब्लम है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी एक्ट है उसके अंदर नोटिफिकेशन स्टेट गवर्नमेंट को निकालना पड़ता है कि आप कितने साल तक के लिए आपका एग्जेम्पशन है। जी सर, जी सर, दिस हेल्प्स। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर सीधा सीधा कैलकुलेशन गणित वाला करना है तो उसमें एक है कि भाई जितने भी कमर्शियल और इंडस्ट्रियल वाले हैं उनको सब्सिडी तो मिलती नहीं है, लेकिन वहाँ पे एक एडी बेनिफिट, दैट इज़ एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन 80% का मिलता है, तो सीधा सीधा उसके टैक्स बेनिफिट में आ जाता है। राहुल दत्त साहब का क्वेश्चन है, राज सर, हाउ द बिलिंग सेटलमेंट शैल बी डन फॉर सेम नेट मीटरिंग एंड ओपन एक्सेस कस्टमर, मतलब कि एक ओपन एक्सेस का कस्टमर है उसको नेट मीटरिंग का बिलिंग आप है। दोनों को आपने रिटेल मार्केट और होलसेल मार्केट को कंफ्यूज कर दिया, एक आप दोनों को मिक्स करके क्वेश्चन पूछ रहे हैं। हाँ, राहुल जी, बिकॉज ओपन एक्सेस में क्या होता है, नहीं नेट मीटरिंग में क्या है वो तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के हिसाब से हो गया, और ओपन एक्सेस में क्या है वो तो ब्लॉक वाइज होगा, तो ये दोनों को अच्छा। अगर रिटेल मार्केट में आप है नेट मीटरिंग, और ये तो सर अजीत बहादुर जी बेटर बताएंगे, ओपन एक्सेस 1 मेगावाट से प्लांट से अगर ऊपर का है तो मैं आपको बता दूंगा। आपका क्वेश्चन क्या है वो क्लियर कर सर। आप ओपन एक्सेस वाला बता दीजिए सर, क्योंकि वहाँ पे ब्लॉक वाला हिसाब किताब रहता है। अच्छा, ओपन एक्सेस में आपको लैंडेड कॉस्ट कैलकुलेट करनी पड़ेगी, और लैंडेड कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए आपको 30 चेकलिस्ट है, वो 30 चेकलिस्ट आप एक एक करके टिक करते जाएंगे, कहीं पे निल लिखेंगे, कभी एग्जेम्प्टेड लिखेंगे, कभी लिखेंगे चार्जेस हैं, तो उस चेकलिस्ट में आ गया एनर्जी चार्जेस, आपका हो गया शेड्यूलिंग चार्जेस, आपका हो गया व्हीलिंग चार्जेस, आपका हो गया व्हीलिंग लॉसेस, आपका हो गया ट्रांसमिशन चार्जेस, फिर ट्रांसमिशन लॉसेस, फिर जीएसटी, फिर इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, फिर उसके बाद एडिशनल सरचार्ज, क्रॉस सब्सिडी सरचार्ज, स्टैंड बाय चार्जेस, पीओसी, पैरेलल ऑपरेटिंग चार्जेस, तो इस तरह की 30 अच्छा, तो ये सारी चीजें आपको मिला करके फिर आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि भैया ये मेरे ओपन एक्सेस चार्जेस है। पर एक चीज पॉजिटिव ये है कि अभी सेंट्रल अभी क्या हो रहा था, जो एडिशनल और क्रॉस सब्सिडी चार्जेस में बहुत ज्यादा लड़ाई हो रही थी कि कुछ स्टेट्स ने एडिशनल सरचार्ज और क्रॉस सब्सिडी सरचार्ज बहुत ज्यादा बढ़ा दिए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने रूल्स बना के ये बोला है स्टेट कमीशंस को कि आप एडिशनल सरचार्ज और क्रॉस सब्सिडी सरचार्ज मिला करके टैरिफ से 20% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 20%। बराबर है सर, बराबर। हाँ, वो लिमिट हो जाएगी कि उससे ज्यादा नहीं होगा, उससे कम हो सकता है। तो आपको स्टेट वाइज अगर करना है तो कैलकुलेशन पूरा करना पड़ेगा एक्चुअली। जी नहीं, ये जो आपने बताया ना ये सरचार्ज वाला हिसाब किताब, इससे तो हमने ये इंडस्ट्री में बहुत बड़ा एक शिफ्ट भी देखा है कि भाई आधे से ज़्यादा डेवलपर्स वहाँ से निकल के बाहर चले गए हैं, तो ये चीज़ देखी गई है। अच्छा, अब नेट मीटरिंग वाली बात आ जाती है, जो कि हम रिटेल मार्केट की बात करें तो रिटेल मार्केट में तो एकदम सीधा सीधा कैलकुलेशन है कि भाई नेट मीटरिंग में जितने भी दिया लिया बात बराबर है, नेट यूनिट टू यूनिट होता है, और अगर दिया ज़्यादा होगा तो वो कैरी फॉरवर्ड होगा, और अगर आपने लिया ज़्यादा होगा तो आपको उस महीने का उतना चार्जेस लग जाएंगे। और ये कैरी फॉरवर्ड होते होते मार्च 31 को, जो कि फाइनेंशियल ईयर एंड होता है, तो वहाँ पे एक हिसाब कर दिया है कि भाई आपने अगर दिया ज़्यादा होगा तो ऑब्वियस ही बात है कि वहाँ पे एक APPC रेट होता है, एवरेज पावर परचेस जो कॉस्ट होता है वो, या अगर हम FIT की बात करते हैं तो वो एक रेट जो डिटरमाइन होती है, 2 रुपये 40 पैसे, 2 रुपये 60 पैसे, 2 रुपये 80 पैसा, जो भी डिस्कॉम्स के उधर वो जो यानी जैसे रेगुलेटरी कमीशन ने डिक्लेयर किया होता है वो उसके हिसाब से आपके उधर वो पैसा आपके अकाउंट में आ जाता है। तो ये होता है जो रिटेल मार्केट में डोमेस्टिक सेक्टर में अपना नेट मीटरिंग वाला हिसाब किताब।
चलिए अब थोड़ा सा आगे कुछ और क्वेश्चन ले लेते हैं सर। भालचंद्र पांचाल जी का, सर मैं मेरे फार्म में सोलर प्लांट लगा के उसे मेरे सिटी में मॉल या शॉप को बेच सकता हूं, तो उसका प्रोसीजर क्या है? भालचंद्र पांचाल जी, जैसा अभी सर ने एकदम शुरुआत में ही बताया था कि भाई किस हिसाब का मार्केट है, डोमेस्टिक है एंड यानी कि रिटेल है और होलसेल है, तो ये तो आपको क्लियर हो गया होगा कि भाई अगर अगर आप किलोवाट में बात कर रहे हैं तो वो हो गया रिटेल, और अगर आप मेगावाट की बात कर रहे हैं तो वो हो गया होलसेल। दोनों का मार्केट अलग अलग है और इस क्वेश्चन का तो सर आंसर दिया हुआ है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये जो थोड़ी देर के बाद इस सेशन का रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगा, आप उसको तब आराम से फुर्सत से देख लीजिएगा, क्योंकि ये शुरुआत में ये जो क्वेश्चन है ये लिया गया था। अतुल, एनी अपडेट ऑन इंफॉर्मेशन ऑफ बिहार स्टेट? नहीं है मेरे भाई। नमस्ते नामकरण सर जी, नमस्ते। इंटर डिस्कॉम व्हीलिंग चार्जेस प्रति यूनिट दर से ज़्यादा, सर अभी जैसे सर ने बताया कि भाई ये जितने भी चार्जेस हैं, हाँ, इट शुड नॉट एक्सीड 20% ऑफ द सर ऑफ एनर्जी। क्या आपने बताया? व्हीलिंग चार्जेस पे नहीं है सर ये। सी, व्हीलिंग चार्जेस और ट्रांसमिशन चार्जेस तो कोई भी वैल्यू हो सकती है, वो अलग चीज है। जो एडिशनल सरचार्ज और क्रॉस सब्सिडी सरचार्ज है, ये दोनों मिलाकर के 20% एक्सीड नहीं हो सकती। ओके, तो फ्रेंड्स और किसी का और कोई क्वेश्चन है तो वो भी हम पूछ लीजिए। हाँ, तो अभी कुछ 5-10 मिनट और हम लोग निकाल सकते हैं, बट तब तक हम आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन शेयर कर देते हैं कि भाई फरवरी में एक बहुत अच्छा और बड़ा B2B एक्सपो होने वाला है, दैट इज़ इंटरसोलर गांधीनगर गुजरात। 21, 22, 23 फरवरी को गांधीनगर गुजरात में होगा, जहाँ पे नए नई टेक्नोलॉजी, नए नए प्रोडक्ट्स, कॉन्सेप्ट हैं, इन सब को शोकेस किया जाएगा। तो आप में से जो लोग भी इस इंडस्ट्री में काम करते हैं तो वो इन डेट्स को नोट डाउन कर लें। 21, 22, 23 फरवरी, जगह है गांधीनगर गुजरात। वहाँ पे मिलेंगे नई नई चीज़ें क्या होती है, नए नए कॉन्सेप्ट, वो हम ज़रा देखेंगे। एंड उसी तरह आप अगर महाराष्ट्र से हैं तो महाराष्ट्र में भी 2 डेट्स आप नोट डाउन कर लिए, दैट इज़ 2 एंड 3 मार्च महा सोलर एक्सपो, जो कि पूना में होगा। तो यहाँ पे भी ज़रूर विज़िट कीजिएगा। 2 एंड 3 मार्च B2B एक्सपो है। और ये जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे अभी तक सर ने हमें लास्ट सेशन में हमें बताया था कि भाई लैंड से रिलेटेड जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो हमें पूरी तरह सर ने समझाया, और आज हमें सर ने समझाया कि भाई इसे बेचा और ख़रीदा और किसे कब कहाँ किधर बेच सकते हैं और क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखें। इसके ऊपर एक प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोग्राम भी होता है, जिसका इन्फॉर्मेशन आपको dgef.in के ऊपर मिल जाएगा। अभी कुछ दिनों में ही, जहाँ तक मुझे मालूम है, शायद 18-19 तारीख को ये बैच स्टार्ट होने वाला है। तो आप में से जो लोग भी इस बैच को मतलब कि अपना नॉलेज को इन्हांस करना चाहते हैं तो वो इसे ज़रूर अटेंड करें। एंड ये सेशंस हमारे चैनल के ऊपर भी होते रहेंगे। सर एक और विकी नॉलेज सागा, अभी जैसे आपका जो क्वेश्चन है, सर मुझे 200 मेगावाट का प्लांट लगाना है, 2 हेक्टेयर का लगाना है, कितना खर्चा आएगा और ये कितना अप्रोक्सीमेट। तो विकी नॉलेज जी, या तो हमारे इस पे ऑलरेडी मेगावाट लेवल से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस हैं, आप उसको देख लीजिए, उसमें आधे से ज़्यादा आपका क्वेश्चंस और डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और अगर सही में आपको वो ये पूरा वीडियोस देखने के बाद, ये जो इन्फॉर्मेशन है उसको पढ़ने के बाद आपका सही में कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि हाँ भाई हमें आगे जाना है, तो वहाँ पे इन सब चीज़ों के लिए प्रॉपर कंसल्टेंट्स भी होते हैं। क्या है कि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि भाई ये छोटा मोटा कारोबार है, 4.5-5 करोड़ का हिसाब किताब होता है आज की डेट में पर मेगावाट। तो अगर आप सही में इसमें आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारा यही रिकमेंडेशन होगा कि भाई आप एक प्रॉपर कंसल्टेंट को हायर करें, वो आपको कुछ चार्जेस लेंगे एंड फिर वो आगे आपको पूरी चीज़ें बताएंगे कि भाई क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है। तो इट्स बेटर है अपना इन्वेस्टमेंट ज़रूर सिक्योर कीजिएगा। राज सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे इसके बारे में, क्योंकि मेगावाट में जी सर, मेरा ये है कि आपके पास बहुत ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर कोई बहुत ही पढ़ने का शौकीन है तो ये मेरी नई बुक रिलीज हुई है 2023 में, एनर्जी लॉज इन इंडिया।
इसमें पूरी एनर्जी सेक्टर, जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, कौन कौन से मार्केट ऑप्शंस, जैसे हमने डिस्कस करा कि अगर आप रिटेल में हैं, अगर कैप्टिव पावर प्लांट है तो कौन कंज्यूमर है आपका। सो पीएसयूज भी आपके कंज्यूमर्स हो सकते हैं, प्राइवेट कंपनीज भी आपके कंज्यूमर्स हो सकते हैं। अगर आपका 10 मेगावाट से बड़ा पावर प्लांट है तो डिस्कॉम्स में कौन कौन से आपके कंज्यूमर्स हैं। और उसके पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कोई पढ़ने में इंटरेस्टेड है तो ये है, 700 रुपए की किताब है और 200 रुपए में हमारे यहाँ जो ये डीजीएफ को डोनेटेड है किताब। सो उसकी कॉपीराइट सब डीजीएफ को, फाउंडेशन को हमारी जाती है, तो आप इसको ऑनलाइन ऑर्डर करके खरीद सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं। दूसरा हमारा एक फ्री यूट्यूब चैनल है, एनर्जी डायलॉग विद राज सिंह निरंजन। उसमें हम लॉ, पॉलिसी एंड स्टैंडर्ड्स डिस्कस करते हैं। सो अजीत बहादुर जी का और हमारा कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, क्योंकि सर पूरा टेक्निकल डिस्कस करते हैं और हम सिर्फ लॉ, पॉलिसी और स्टैंडर्ड्स डिस्कस करते हैं। तो आप इन दोनों चैनल्स को अगर साथ साथ में देखेंगे तो आपको पूरे कॉन्सेप्ट्स काफी क्लियर हो जाएंगे। थर्ड, जो प्रोफेशनल बनना चाहता है, अगर किसी को मन है इंडस्ट्री में कूदने का या प्रोफेशनल बनने का, तब और टेक्निकल में आपको प्रोफेशनल बनना है तो अजीत जी के पास कोर्सेज हैं। लेकिन अगर रेगुलेटरी और लॉ आपको समझना है, आपको अगर अपना प्रोजेक्ट बैंकेबल बनाना है, ट्रांजैक्शन रेडी बनाना है, या फिर आपको रिस्क फ्री बनाना है, तब आप लॉ, पॉलिसी, स्टैंडर्ड्स का हमारा कोर्स कर सकते हैं, जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी लॉज ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्स। इलेक्ट्रिसिटी से आप ये कंफ्यूज मत हो जाती कि भाई जैसे ही पावर आपने इंजेक्ट करी ग्रिड में वो इलेक्ट्रिसिटी है, तो सारे लॉज एप्लीकेबल है, आप यू बिकम अ जनरेटिंग कंपनी। लेकिन अगर आपको स्कीम्स का पता करना है कि मेरे को भाई कौन कौन से कहां पे स्कीम्स, या तो फिर आप पॉलिसी, सोलर पॉलिसी, फिर वो स्पेसिफिक है। इसमें तीन चीजें जो इंपॉर्टेंट है, लॉ, पॉलिसी, स्टैंडर्ड जाना है तो इलेक्ट्रिसिटी लॉज वाला कोर्स करिए। लेकिन अगर आपको सिर्फ सोलर समझना है तो सोलर पॉलिसी एंड लॉ वाला कोर्स करिए। लेकिन जो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है वो लैंड एक्विजिशन की आ रही है अभी अगले 10 साल में, तो आप लैंड एक्विजिशन का कोर्स करिए। 3 मास्टर कोर्सेज हैं जो हमारी फाउंडेशन ने स्टार्ट करें, और जो भी इसका पैसा भी है वो फाउंडेशन को डोनेटेड है मेरी तरफ से। एंड वो हेल्प करता है राइट टू एनर्जी मूवमेंट को टेक फॉरवर्ड करिए। राइट टू एनर्जी मूवमेंट का बोर्ड लगा हुआ है पीछे। एंड राइट टू एनर्जी बिल्कुल बेसिक अगर बताएं तो बचपन से हमें सिखाया गया है कि रोटी, कपड़ा, मकान बेसिक नेसेसिटी। पर मैं हमेशा सिर्फ ये एग्जांपल देता हूं कि अगर आपको अकेले आइलैंड पे छोड़ दिया जाए, लक्षद्वीप के आइलैंड पे बोला आप अकेले हो, तो सबसे पहले आप खाना ढूंढोगे, रोटी सही है, लेकिन दूसरी चीज जो आप ढूंढोगे वो कपड़ा और मकान नहीं ढूंढोगे। कोई और आदमी नहीं है वहां पे कि कपड़े ढूंढने की जरूरत है, ठीक है ना। तो पूरा घर और पूरा आइलैंड भी आपका मकान है। आप ढूंढोगे फायर, ऊर्जा। तो बेसिक नेसेसिटी की जो डेफिनेशन है वो रोटी, ऊर्जा, कपड़ा, मकान है, ठीक है। लेकिन ऊर्जा का अधिकार किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, तो हमने एक मूवमेंट चलाया है जिसमें कि जैसे राइट टू एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, राइट टू लाइफ इंपॉर्टेंट है, राइट टू हेल्थ इंपॉर्टेंट है, राइट टू फूड इंपॉर्टेंट है, सिमिलरली राइट टू एनर्जी भी कॉन्स्टिट्यूशन में होना चाहिए। तो ये फाउंडेशन इसके लिए वर्क करता है। तो हो सकता है ये इंफॉर्मेशन यूजफुल हो आप लोगों के लिए। डेफिनेटली सर। एंड फ्रेंड्स, मेरे को एक बड़ा अच्छा बताते हुए लग रहा है कि भाई अभी हमारे साथ प्रोफेसर सोलंकी साहब भी आ गए हैं एनर्जी स्वराज फाउंडेशन से। एंड डेफिनेटली आपको बता दूं कि भाई एनर्जी स्वराज फाउंडेशन, प्रोफेसर सोलंकी को आप में से कई लोग जानते होंगे, लिंक्डइन पे भी जाके चेक कर सकते हैं। आज की डेट में वो एक बस पे ट्रैवल कर रहे हैं। चलिए मैं अभी उससे ज़्यादा बताऊंगा नहीं, मैं चाहूँगा कि भाई वो भी, इनफैक्ट वो आ चुके हैं हमारे चैनल के ऊपर। सर आपके अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। एंड वाजिद सुतार जी, जो पूना का जो एक्सपो है उसका जो डेट है वो 2-3 मार्च महालक्ष्मी लॉन्स है, महा सोलर एक्सपो। इंटर सोलर का जो डेट है वो 21, 22, 23। जब तक आप अपना क्वेश्चन फ्रेम करते हैं सर, मैं यहाँ पे अपने जो स्पॉन्सर हैं दैट इज़ नोवासिस सोलर का धन्यवाद देना चाहूँगा कि भाई वो हमें हमेशा सपोर्ट करते हैं। दे आर मैन्युफैक्चरर्स ऑफ सोलर मॉड्यूल्स इन सेंट्रल इंडिया, दैट इज़ इन नागपुर में उनका फैक्ट्री है। एंड 600 मेगावाट्स अभी उनकी कैपेसिटी है। एंड प्रोडक्ट रेंज की बात करेंगे तो 40 वॉट से लेकर 540 वॉट पिक तक के मॉड्यूल्स वहाँ पे मिलते हैं। BIS अप्रूव्ड, ALLM लिस्टेड, DCR, नॉन DCR है, कट सेल, मोनो, मल्टी, ये सब मिलता है, सब है उनके पास। तो आप अगर एक सही मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर की तलाश कर रहे हैं तो यू कैन विजिट नागपुर एंड नोवासिस की फैक्ट्री देख सकते हैं। उनका जो वेबसाइट है novasisgreen.com ये है।
राज सर, प्रोफेसर सोलंकी सर का क्वेश्चन आ गया है। एनर्जी स्वराज फाउंडेशन जो वो मूवमेंट है उनका नाम है, यूज़ ऑफ सोलर एनर्जी इज़ रिजल्टिंग इन मोर एनर्जी कंजम्पशन, हाउ कैन वी एजुकेट पीपल टू फर्स्ट लर्न द रिडक्शन एनर्जी कंजम्पशन, लर्न टू रिड्यूस द एनर्जी कंजम्पशन। ये बड़ा अच्छा है सर, ये रियली ये प्रैक्टिकली मैंने भी देखा है सर, क्योंकि हाल ही में पिछले 4 महीने में मैंने अपने 2 दोस्तों के घर पे सिस्टम लगाया। एक तो है इधर मतलब कि एक के घर में 7 किलोवाट लगाया, एक के घर में 5 किलोवाट लगाया। और जिस दिन उनको लगा कि भाई हमारा बिल तो ज़ीरो हो गया, वो इतने खुश हो गए, फिर उन्होंने अगले दिन ही ईवी ख़रीद ली। और एक नहीं, मतलब कि एक ने तो 4 एसी बिठा लिए। तो वही सर का क्वेश्चन है कि यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज़ रिजल्टिंग इन मोर एनर्जी कंजम्पशन, हाउ टू एजुकेट पीपल टू फर्स्ट लर्न टू रिड्यूस द एनर्जी कंजम्पशन, एनर्जी लिटरेसी इज़ द बेसिस। तो प्रोफेसर सोलंकी जी, पहले तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आई एम इंस्पायर्ड फ्रॉम यू एंड इनफैक्ट पूरी दुनिया आपसे इंस्पायर्ड है। लेकिन मैं एक चीज बताऊं प्रोफेसर सोलंकी, इंडिया से ज्यादा जरूरत आपके बस की और आपकी कनाडा, यूएसए, यूरोप, चाइना, इन कंट्रीज में। अगर आप इस यात्रा को, अब तो रोड खुल गया है म्यांमार के थ्रू, आप चाइना भी जा सकते हैं और लंदन तक भी एक बस जाती है, क्योंकि यहाँ पे जिस तरह का कंजम्पशन है एनर्जी का, हमारी माएँ तो इतना सेव करती है, उसका कोई हद नहीं है। हमारी माँ अगर वो थैली में अगर लेके आती है सब्जी, तो वो थैली 1 महीने तक यूज होती है। प्लास्टिक की थैली वो डिस्पोज नहीं होती सर, वो क्या होता है, उसको फ्लैट करके वो बेड के नीचे रख जाती है। फिर कोई भी अगर सामान और भी लेना है तो उस पर लिया जा सकता है। अगर पानी की बोतल बाय चांस कहीं हम गए तीर्थ यात्रा पे, कहीं भी वहां पे पानी की बोतल खरीदी, वो पानी की बोतल अगले 6 महीने तक यूज होती है, कभी फ्रिज में, कभी कहीं पे। तो इंडिया इस मामले में सर, मेरा ये मानना है कि इंडिया पूरे वर्ल्ड में सबसे कम एनर्जी में सबसे ज्यादा काम करती है। हमें अपने को तो इंप्रूव करते रहना है कंटिन्यूअसली, जो हम काम कर रहे हैं। लेकिन ये मैसेज, जो ग्लोबल लीडर बनने का जो मैसेज है, अपनी जो मुहिम है, वो यूनाइटेड नेशंस तक लेके जाना है। जैसे हमने एक डिक्लेयर करा है कि राइट टू एनर्जी शुड ऑल्सो बिकम बेसिक ह्यूमन राइट इन द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। आप यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में पूरी दुनिया भर की चीजें लिखी है, लेकिन ऊर्जा की बात नहीं करी है, माओ की बात नहीं करी है, जो पीछे चूल्हे में खाना बनाती हैं। जब चूल्हे में खाना बनाती हैं तो वो इनहेल करती है पॉइजनस गैसेस। बड़ी सरप्राइजिंग। 3.2 बिलियन पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड डू नॉट हैव एक्सेस टू क्लीन फ्यूल टू कुक फूड। सो मदर्स जो कुक फूड करती है दे यूज काउडंग केक एंड वुड। अगर हम उस काउडंग केक और वुड, आप एक चीज सोलंकी जी, आप एक चीज समझिए प्रोफेसर साहब, अगर एक माँ को अपने घर में खाना बनाना है लकड़ी से, तो 1 हफ्ते में 1 पेड़ पूरा काट देगी। मैं उसको मेरी हिम्मत नहीं है उसको बोलने के लिए अपने बच्चों के लिए खाना मत बनाओ, 1 पेड़ कट जाएगा पूरा। लेकिन अगर आप उसको सोलराइज कर दे, भाई दिन में खाना बनता है हमारे गांव में, अगर सोलराइजेशन ऑफ कुकिंग, जो हमारे ऑडियंस बैठे हैं, सब्सक्राइबर बैठे हैं, वो अगर कोई टेक्नोलॉजी डेवलप करें कि जब भी किसी भाई का बंटवारा वो गैस सिलेंडर नहीं लाए, वो लकड़ी का यूज नहीं करे, वो एक सोलर पैनल लगाए और हॉट प्लेट पे खाना बनाए दिन में, तो कितने पेड़ बच जाएंगे हमारे। किसी ने एक स्टडी करी थी कि 1 मेगावाट का पावर प्लांट अगर लगता है तो 33,000 पेड़ कटने से बच जाते हैं। जी तो सर, मेरा ये थोड़ा व्यू है, अजीत जी थोड़ा सा डिफरेंट व्यू है। डेफिनेटली सर, एक काम करेंगे सर, है अभी जैसे हमारे इस पे बड़े बड़े पॉलिसी मेकर्स, ट्रेंड सेटर्स और इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का एक बार एक गेट टुगेदर भी रखेंगे सर। हाँ, इनफैक्ट इंटरसोलर गुजरात में तो हम मिलने ही वाले हैं। यहाँ पे सर एक और अच्छी बात है, जैसे कि मैंने बताया था ना, लिंक्डइन पे आप हमसे ज़रूर कनेक्ट होइएगा। प्रोफेसर सोलंकी सर तो ऑलरेडी चेतन सिंह सोलंकी हैं, ये नाम आप उसमें देख लीजिएगा। वहाँ पे अपना लिंक्डइन पे हैं, वहाँ पे भी पूरा अपडेट्स आता रहता है। एंड राज सर का भी लिंक्डइन पे है, वहाँ पे भी अपडेट्स आता है, हमारा इसमें भी आता है। और एक और जैसा मैंने बताया था कि 4 तारीख को मिनिस्ट्री ऑफ MNRE ने एक नया सर्कुलर निकाला है। कुछ 1 लाख घरों में
50,000 रुपये के हिसाब से वो लोग सब्सिडी देंगे और हर घर में वो 1 लाख घरों में वो सोलर सिस्टम लगाएंगे। और वहाँ पे ये जो सिस्टम लगेगा वो एक बड़ा अच्छा पहली बार मैंने भी वही सुना कि भाई ऐसी भी कोई जनजाति होती है इंडिया में। मतलब PV एक आंसर वो AJIT देखता हूँ। ये जो है पर्टिकुलरली वेनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, ऑलमोस्ट 71 ट्राइबल ग्रुप्स हैं जो कि एकदम रिमोट लोकेशंस में हैं और ये कुछ 17 स्टेट्स में फैली हुई हैं, मतलब कि हैं अभी अवेलेबल हैं। तो उनके उधर घर घर में जाके 1 लाख घरों के ऊपर ये सोलर सिस्टम लगाने का अभी 4 तारीख को ये सर्कुलर निकला है 50,000 रुपीज़ पर। और उसमें सीधा कैलकुलेशन है कि भाई 300 वाट का सिस्टम रहेगा जिसमें एक दो LED नहीं, कम से कम 3-4 LED बल्ब तो चलेंगे ही चलेंगे, एक बैटरी रहेगी, एक पंखा रहेगा और एकदम रिमोटेस्ट लोकेशन जहाँ पे ना तो बिजली पहुँच सकती है ना अभी तक पहुँची है, किसी न किसी कारणवश उन्होंने नहीं पहुँच पाई, तो वहाँ तक ले आने का अभी ये MOP मिनिस्ट्री ऑफ पावर और MNRE का सर्कुलर निकल चुका है सर। सर एक चीज और भी मैं आपको बताना चाहता हूँ माध्यम से, एक कम्युनिटी सोलर के बारे में मुझे पता चला जो यूके यूनाइटेड किंगडम में इस्तेमाल होता है। जैसे कम्युनिटी सोलर मतलब जैसे हमारे RWAs है, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, पंचायत हैं और लोकल एरियाज हैं, वो कम्युनिटी सोलर लगा सकते। कोई स्टेट गवर्नमेंट का या सेंट्रल गवर्नमेंट का मैंने कोई स्कीम नहीं देखा जहां पे RWA को और इनको कम्युनिटी सोलर लगाने का कोई ग्रांट दिया गया हो या उनको एनकरेज करा गया हो। हम ऐसे सोलर प्लांट में अभी इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में ये प्रोवाइडेड है कि अगर वेलफेयर एसोसिएशन है वो अगर कोई एक्टिव पावर प्लांट लगाना चाहे तो अलाउड है, लेकिन ये मुहिम मैं देख नहीं रहा हूं ज्यादा। मुझे लगता है हमें एनकरेज करना चाहिए। अब RWA में भाई हमारी बिल्डिंग है, मान लीजिए पूरी बिल्डिंग में तो बहुत सारे लोग रहते हैं, कॉमन छत एरिया है, तो अगर सब मिलके लगाएं तो RWA का भी खर्चा भी निकल जाएगा, वो बेनिफिट भी हो जाएगा और हम रिन्यूएबल एनर्जी भी प्रोड्यूस कर लेंगे, थोड़ा कट कर लेंगे वहां पे। जी सर, तो वही VNM आ रहा है ना सर, VNM आ रहा है। जितने भी बड़े बड़े हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस हैं वो सब VNM के ऊपर ही मूव करने के उस पे हैं कि भाई हम सब एक लगा देंगे एंड वो पूरा। इनफैक्ट बेंगलोर में एक किसी बिल्डर ने ये पूरी कोशिश भी की थी लेकिन अभी तक हुई नहीं है। चलिए एनी हाउ मैं आपको बता दूं कि भाई एनर्जी स्वराज फाउंडेशन की तरफ से एक एनर्जी लिटरेसी प्रोग्राम भी होता है एंड मैंने उसके ऊपर एक बहुत अच्छा खासा अपना एक फ़ोटो भी शेयर किया था, आई एम एनर्जी लिटरेट। फिर से बता देता हूँ, मैंने भी लिख के दिया था आई एम एनर्जी लिटरेट और मैंने वो कोर्स किया है। तो मैं चाहूँगा कि भाई आप में से जो लोग भी इस इंडस्ट्री में या सोलर इंडस्ट्री या रिन्यूएबल एनर्जी में काम करना चाहता है वो कम से कम एक बार भी ये क्या मतलब कि खुद और अपने आजू बाजू वालों को भी ये बोले कि भाई ये एनर्जी लिटरेसी का प्रोग्राम जो है ये इट्स फ्री अवेलेबल ऑन एनर्जी स्वराज फाउंडेशन की वेबसाइट में। आप जाइए, 4-5 घंटे में आपको एकदम आइडिया क्लियर हो जाएगा कि भाई हम जो बात कर रहे हैं वो है किसके लिए, क्या है। जब आपको ये पता लग जाएगा तो डेफिनेटली आपके कहीं ना कहीं काम आएगा। मैं प्रोफेसर सोलंकी सर आपका धन्यवाद देना चाहूँगा एंड हमारी जितने भी पुरुषोत्तम पांडे, अरे वाह वेल गुड पुरुषोत्तम, एंड जितने भी हमारे दोस्त लोग हमारे साथ अभी यूट्यूब पे जुड़े हुए हैं, फेसबुक पे जुड़े हुए हैं, इंस्टा पे एंड ख़ासकर हमारे लिंक्डइन पे, उन सब का तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। एंड राज सर दिल से धन्यवाद। क्या है कि पिछला सेशन भी बहुत पावर पैक्ड था और आज वाला सेशन भी ज़बरदस्त पावर पैक्ड है सर। थैंक यू सर। Thank you to you and thank you to the audience and happy learning, happy networking and keep